वायरल तस्वीर के साथ शुरुआत करता हूं। आज मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी आपके लिए इकट्ठी की हैं, बहुत सारे वीडियोस भी इकट्ठे किए हैं, बहुत सारे ग्राफिक्स भी हैं, और सब कुछ इसलिए ताकि एक मुकम्मल तस्वीर आपके जहन में E20 को लेकर बन सके। अब जरा यहां देखिए, ये वायरल दावा है, लोगों के बीच में जम के सर्कुलेट हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने बॉटल पकड़ी हुई है हाथ में, और उसका दावा यह है कि ये एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, और इसमें पानी अलग दिखाई दे रहा है, पेट्रोल अलग दिखाई दे रहा है। उनका कहना यह है कि इसी तरीके से एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है उसमें पानी अलग जमा हो जाता है, पेट्रोल अलग हो जाता है, और इसी वजह से इंजन में प्रॉब्लम आ रही है, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं और माइलेज ड्रॉप हो रहा है। लेकिन इसको लेकर हमने यहां पर एक व्यवस्था की हुई है। ये देखिए जरा, यहां हमने क्या किया हुआ है। पूरी एहतियात के साथ, ये समझते हुए कि ये कितना ज्यादा ज्वलनशील होता है और उसको रखने में क्या एहतियात बरतनी चाहिए, हमने यहां पर अलग अलग तरीके का पेट्रोल रखा हुआ है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी है, वो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग है, वो पेट्रोल जिसका RON रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95 है। मतलब ये, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि XP 95 अगर इसमें लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसमें 95% पेट्रोल है और 5% इसमें एथेनॉल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका RON रिसर्च ऑक्टेन नंबर है 95। हाँ, ये आप जरूर मान सकते हैं कि ईंधन के ऑक्टेन नंबर को पहचाना जाता है, जिसका ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा वो ईंधन उतना बढ़िया। मतलब जब वो कंबक्शन चैम्बर में जाकर जलेगा तो उसकी जो नॉकिंग है इंजन की उतनी कम होगी, उतनी कम आवाज होगी, उतना स्मूथ होगा। तो ये RON ये बताता है कि बेहतर, उससे बेहतर फ्यूल है। और ये जो फ्यूल है इसमें लगभग समझ लीजिए कि पूरा पेट्रोल ही है। XP 100 में 100 का मतलब अगेन RON है, रिसर्च ऑक्टेन नंबर 100 ये बता रहा है कि ऑक्टेन के हिसाब से 100 एब्सोल्यूशन तक पहुंच रहा है मामला, मतलब ये बेस्ट है उस हिसाब से, फ्यूल की इफिशियंसी के हिसाब से। अब जरा इसको भी हम समझेंगे, और यहां पर हमने इसलिए जानबूझकर ये E20 लिखा हुआ है ताकि आपको ये समझ में आ सके, क्योंकि 1-1.5 घंटे जब तक हमारी ये बातचीत होगी, क्या पानी वाकई अलग हो जाता है और पेट्रोल अलग हो जाता है, पेट्रोल का पेट्रोल और पानी का पानी करने के लिए ये व्यवस्था भी हमने की हुई है। हमारे मेहमानों के पास जाएं, उससे पहले कुछ एक चीजें जरा और आपके सामने रख देता हूं। यहां पर पहला सवाल इससे जुड़ा हुआ ये रहा, क्या E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही हैं? क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इस समय हर किसी के ज़हन में, क्या E20 मतलब 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद पेट्रोल ऐसा हो जाता है कि गाड़ियों में डालो तो गाड़ियां खराब? इसके संदर्भ में जरा यह भी देख लीजिए, एथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठे हैं। यहां दोनों ही बातें आपके सामने हम रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं पेट्रोल में एथेनॉल वायरल दावे पर, क्या कहा जा रहा है लोगों की तरफ से, वो जो वायरल है, और यहां सरकार का पक्ष क्या है। जरा यहां देखिए, गाड़ी के इंजन में खराबी आ रही है, लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं इसमें पानी होता है और इसकी वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं। इंजन पर कोई असर नहीं है, ये बात कौन कह रहा है? सरकार की तरफ से ये बात आई। अब जरा यहां पर देखिए, पुरानी कार E20 के लिए नहीं है, सरकार का पक्ष है कुछ पार्ट्स और रबर बदल सकते हैं, सिर्फ थोड़े से इसमें मॉडिफिकेशंस करने हैं और आपकी कार तैयार हो जाएगी। सोशल मीडिया पर दावे क्या है? फ्यूल टैंक में चींटी तक लग जा रही है, यह बन रहा है गन्ने के जूस से, और गन्ने के जूस से बनने की वजह से इसमें चींटी तक लग जाती है। ये दिखाऊंगा मैं, तस्वीर आपको दिखाऊंगा, वो जो वायरल हुई बीते दिनों, जिसमें दिखाई दे रहा है पेट्रोल टैंक के चारों तरफ चींटियां जमा है। सरकार का पक्ष है E20 से फ्यूल टैंक में चींटी नहीं लगती, ये एथेनॉल है, ये मोलासेस या शीरा या शक्कर नहीं है, उसका घोल नहीं है, इस वजह से इसमें चींटी लगने का सवाल नहीं उठता है। अब सवाल यह है कि इसको लेकर भ्रांति क्या है और सच क्या है। आइए जरा अवीक साहब से शुरू करते हैं। अवीक साहब, ये बहुत सारी बातें चल रही हैं, पुरानी गाड़ियां तो बिल्कुल E20 ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए नहीं है, ये क्यों कर दिया गया? थोड़े बहुत तब्दीलियों से ये कार फिट हो जाती है, एक्चुअलिटी क्या है? देखिए, जो भी आप किसी एक इंजन में डालेंगे वो एक केमिकल है, उस केमिकल के रिएक्शंस होते हैं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल को डालने के लिए अगर आपने अपने इंजन को तैयार किया है, इंजन की मेटलर्जी, उसके साथ जुड़े हुए जो रबर पार्ट्स, जो प्लास्टिक्स हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए आपने उनको तैयार किया है। अगर आप वो केमिकल चेंज कर दें तो इंजन पे तो जरूर असर, मतलब अगर केमिकल चेंज हुआ है तो इंजन पर असर होगा। क्या ये केमिकल चेंज, टूटू साहब,
बड़ी माफ़ी शुरुआत आपके साथ होनी चाहिए थी गणेश जी की तरह, इसमें ये हुआ नहीं। लेकिन ये क्या, ये वाकई इंजन असल में तैयार नहीं था और उसके लिए वो ब्लेंडेड पेट्रोल ला दिया गया, या फिर फेज आउट होने के साथ साथ इसको लागू किया जाना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं है? क्या है बात? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पेट्रोल है, दिस इज़ सूटेबल फॉर यूरो 6 BS6 की जो गाड़ियाँ हैं, जो इंजन आ रहे हैं, उनके लिए ये सूटेबल है, बैंग ऑन 100%। बाकी यही पेट्रोल आप पुरानी फिलॉसफी वाली गाड़ियों के अंदर, इंजन के अंदर डालेंगे तो उसको गाड़ियाँ चलेंगी ज़रूर, उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी उनको जब स्टोरेज करने की टाइम आएगा तो वो उस टाइम के ऊपर आपको एहतियात लेना पड़ेगा कि यू विल नॉट बी एबल टू पार्क दैट कार फॉर मोर देन 6 months और 1 year विदाउट एनी डैमेज टू द इंजन। मतलब अगर पुरानी गाड़ियों में भी ये पेट्रोल डाला जाता है जिसका इंजन और उसके सहयोगी इक्विपमेंट्स जो हैं उसके लिए उतने तैयार भी नहीं है, तो भी अगर गाड़ी बहुत लंबे समय तक स्टिल ना खड़ी रहे तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो चलती रहेगी। गुंगलानी साहब, क्या यही आपने भी महसूस किया? और खास तौर से क्योंकि आप दोनों ही बातें, आप लोगों से, आप खुद भी गाड़ी चलाते होंगे, लोगों से इंटरेक्शन भी होगा और इंडस्ट्रीज को भी आप क्योंकि देख चुके हैं इनसाइड आउट, एक्चुअलिटी क्या है? सर, इसका जो जवाब है ना, वो 2 हिस्सों में देना पड़ेगा, क्योंकि इट हैज़ टू बी अ फेयर रिस्पॉन्स, एक तरफा नहीं हो सकता। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि इथेनॉल, ये जो E20 है, ये फ्यूल ऑफ फ्यूचर है। सिर्फ हम ही नहीं हैं जो ये कर रहे हैं, कई देश हैं, कई दशकों से पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। इससे 2 लाख करोड़ का ऑलरेडी हमारा फॉरेक्स बच चुका है और 22 लाख करोड़ हम हर साल स्पेंड करते हैं फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए। 87% हमारा इंपोर्ट ड्यूटी है, वो सब बच रहा है। इट्स फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। अब आते हैं दूसरी बात पे। देखिए, 1 अप्रैल 2023 से जो गाड़ियाँ इंडिया में लॉन्च हुई, वो मोस्ट ऑफ देम वो E20 कंप्लाइंट हैं, पर उसमें भी 2 कैवियाट हैं। वो ये, एक तो सरकार खुद कह रही है रबर पार्ट्स में कुछ इशू आ सकता है, क्योंकि ये जो फ्यूल है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये पानी को अट्रैक्ट करता है, तो उससे रबर पार्ट्स का वेर एंड टियर होता है। बट व्हीकल्स आर E20 कंप्लाइंट। अब हम आते हैं E10 व्हीकल्स पे, जो 2023 से पहले हिंदुस्तान में बन रहे थे। मतलब मोटा मोटा लेट 2012 से लेकर 2023 तक जो मोटा मोटा 25 करोड़ के आसपास व्हीकल हैं, वो E10 के हिसाब से बने हैं, ट्यून्ड हैं। उनको आप E20 देंगे तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है और आ रही है। नहीं, लेकिन अभी टूटू साहब ने तो कहा कि इसमें कोई समस्या, एक्चुअली अगर आप पार्क ना रखें लंबे समय तक, अगर आप चलते रहते हैं तो समस्या, चल इसमें खड़ा मत हो। मतलब अगर पुराना वाहन भी है, खड़ा नहीं होता है और ब्लेंडेड पेट्रोल उसमें डाल रहे हैं तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या बेजॉन साहब, आपसे जो संपर्क कर रहे हैं लोग, वो क्या बता रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर में कोई क्लैरिटी नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा है ये लोग क्या बात कर रहे हैं, कि क्यों हमको ये चीज़ नहीं कहा गया जब हम खरीद रहे थे व्हीकल। जब हम व्हीकल खरीद रहे थे, और आपको मालूम है कि हमारे देश में एक ब्रांड न्यू कार्स का सेल होता है, एक सेकंड हैंड कार्स का भी सेल होता है, और ये बिल्कुल पैरेलल चलता है। और जब हम खरीदने जाते हैं तब वो डीलर हमको कोई भी शिक्षा नहीं देते हैं कि किस ढंग का फ्यूल हमारे टैंक में डलना चाहिए, किस ढंग से हमको खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए। यदि ऐसे प्रॉब्लम हुआ तो हमको जाके कहाँ जांच करवाना चाहिए, कहाँ पर एविडेंस लाना चाहिए, और उस जांच के तहत। तो यहाँ तो सर अवेयरनेस के मामले में ये भी है कि जिन चीजों को लेकर पहले अवेयर किया गया लोगों को, और वो ड्राइव भी अगर की गई है, उसमें भी गुंजाइशें रहती हैं। अगर बड़े पैमाने पर किसी चीज को रोल आउट किया जा रहा है तो क्या इसको नजरअंदाज किया जा सकता है, या कस्टमर की परेशानी को समझना पड़ेगा? मैं ये भी खरे साहब आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप तो इतने बड़े लेवल पर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं इसको लेकर। ये जो चींटी मीटी लग रही है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, कुछ लोगों ने शक्कर डाल के वीडियो बना लिया है, या ये भी हकीकत है? एक्चुअल में कोई हकीकत नहीं है, सब AI के बनाए हुए वीडियो हैं। कहीं चींटी लग नहीं सकती है, ना ही पॉसिबल है लगना। तो इन सब अफवाहों पर ध्यान नहीं दी। तो ये अगर चींटी नहीं लग रही है तो ये पेट्रोल और पानी अलग अलग वाला, ये भी एग्जेजरेशन है या हो सकता है? नहीं, देखिए, फेज सेपरेशन नहीं, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब ये खींचता है पानी को अपनी तरफ। सो हाइड्रोस्कोपिक बिल्कुल है। एथेनॉल अब थोड़ा भी अगर अपने टैंक में थोड़ा फ्यूल लेवल अगर कम रहता है तो एयर से मॉइस्चर एथेनॉल एज अ डिफॉल्ट वो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो जैसे ही आपका पानी मिक्स हो रहा है बिटवीन एथेनॉल और वाटर, वो फेज सेपरेशन होगा। लेकिन जैसे टूटू साहब ने बोला, उतना लंबा टाइमलाइन पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इफ यू लीव योर कार्स फॉर अबाउट से 3-4 डेज, अगर आप मान लीजिए एक छोटी छुट्टी के लिए गए हैं और आपकी गाड़ी घर पे पड़ी हुई है, तो आप डेफिनेटली थोड़ा बहुत उसमें देखेंगे कि फेज सेपरेशन की वजह से नीचे आपका। तो 2 तरह की बातें आई हैं कि अगर ये बहुत समय तक खड़ी रही तो समस्या हो सकती है। दूसरा व्यू पॉइंट ये भी आया और एक्सपर्ट्स की तरफ से ये आया
कि इसमें पुरानी गाड़ियां जो हैं वो उसके लिए अभी तैयार नहीं है, डिफरेंट केमिकल है और इस वजह से परेशानियां आ सकती हैं। बेशक आप चला रहे हो तो भी खड़ी रहे, ये जरूरी नहीं है। तो क्या वाकई एथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ियों में खराबी आ रही है या नहीं आ रही है? क्या इसको लेकर कोई एक धारणा बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती, या इसमें ग्रे है मामला? आपको इस वायरल दावे से जुड़ा एक वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाता हूं। तहसीन आपके पास आने वाला हूं। भाई जी, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप काशीपुर रोड पे सबकी गाड़ी खराब हो गई है। इस वजह से इन लोगों ने पेट्रोल में एथेनॉल मिला रखा है, देखो सबकी गाड़ी खराब हो गई। इसका फ्यूल टैंक उतारा है, फ्यूल टैंक की कंडीशन है देखो आप। ये फ्यूल में एथेनॉल मिलाने की रिजल्ट है भाई। ये एथेनॉल की वजह से देखो गाड़ियाँ ब्रेकडाउन हो रही है, खड़ी हो रही है। ये फ्यूल फिल्टर है गाड़ी का, टैंक के अंदर से निकाला है। ये देखिए, उन्होंने बताया कि टैंक के भीतर से निकाला गया है। अब एक्चुअली इसको वेरीफाई करने का कोई जरिया नहीं है कि वो जो चींटी लग रही है वो क्या ऊपर चीनी छिड़क दी गई इस वजह से है या वाकई वो फ्यूल की वजह से लग रही है। अब सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस पर सरकार के पक्ष को भी सुन लेना जरूरी है। आपको सुनाते हैं क्या कहा जा रहा है अथॉरिटीज की तरफ से। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस पर क्या कहा। जितनी गाड़ी खराब हुई है, जिसकी भी हुई है, आप मीडिया के आदमी हो, रोज घूमते हो गांव में। सॉरी, सब पत्रकार तो जाते हैं जानकारी ले क्या हुआ, किसने क्या। अब कोई भी पत्रकार देश का और कोई भी व्यक्ति, 4 लोग बताओ मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं ऑटो वाले कंपनी को टेस्टिंग करने के लगाता हूं और जो कुछ होता मुझे बताइए। E20 को लेकर तमाम लोगों की आवाज बनने की कोशिशें भी चल रही हैं। बहरहाल तहसीन पूनावाला जो हैं वो देश में अलग अलग जगह पर इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन का चेहरा अभी बने हुए हैं। वो इस ड्राइव को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो तब जब तहसीन ये कहा जा रहा है कि इतना बड़ा एक्सचेकर 11 लाख करोड़ रुपए आप जो तेल में हर साल खर्च करते हैं, डॉलर खर्च करते हैं, जब आप पर्यावरण को बेहतर कर सकते हैं अगर आप ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे, वैसे में आप ये जो एंटी ड्राइव चला रहे हैं ये ठीक है? थैंक यू सो मच, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। आपके सवाल का जवाब दे दूं उसके पहले मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से। ये जो चीटी वाले वीडियोस है ये मेरे हिसाब से सही है सर। इफ डोंट इंटरप्ट प्लीज, okay, थोड़ा सा हम गंभीर बात करें। अरे मैं क्यूरियोसिटी में इस लेवल पे पहुंच गया कि मैं रोक नहीं पाया। प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर। मेरे हिसाब से ये सरकार करवा रही है, इसलिए सरकार करवा रही है ये वीडियोस, क्योंकि जैसे आपने वीडियोस देखे सब हंसे, आप किसी भी पक्ष पे हो, सब ने हंसे। ये बेवकूफ़ी है, ये केमिस्ट्री हो नहीं सकता। इस वीडियो के माध्यम से आपने एक बार इस वीडियो को खारिज कर दिया, बाकी जो एक्चुअल सवाल है उसके जवाब नहीं आएंगे। एक मूर्ख भी बता सकता है कि ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक बात है। अब सर ने जो बात की, इस बात की कि फॉरेन रिजर्व, जो आपने भी बात की, बड़ी विनम्रता से मेरा 1 मिनट मेरे बात सुनिएगा। आपने सर क्लेम किया 1,90,000 करोड़ बचते, करेक्ट सर। ये बचे 12 साल में, साल का 40,000 करोड़ बचा है, सरकार का ये दावा है, ठीक है। 40,000 करोड़ आपने बिल्कुल बचाए। आपने 2 चीज़ नहीं देखी है। पहले अगर आपको साल का 3 लाख करोड़ रुपए बचाने हैं, थोड़ा सा अलग बात कर रहा हूँ, नितिन गडकरी जी अपना बेटा बढ़ाओ योजना छोड़ते, केवल सड़क को ठीक करे, ट्रक्स को लेफ्ट पे करे, जिंदगी बचेगी, पॉटहोल बचेगा, 3 लाख करोड़ बचेगी। लेकिन मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूँ कि वो तो करेंगे नहीं, सब कह के आप कह देते उस पर भी नहीं जा रहा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर से पैसे कौन खाएगा और एनक्रोचमेंट को, वोट बैंक को हटाएगा कौन, और ट्रक वाले से पंगे कौन लेगा। तो आपकी जाने और 3 लाख करोड़ बचेगा। अब देखिए 2 चीज़, क्या आपके 40,000 करोड़ वाकई बच रहे हैं? मैं 2 उदाहरण आपको देता हूँ। कौन? मक्के के अंदर भारत सरप्लस प्रोडक्शन था, ठीक है। जब भारत और यूएस का ट्रेड डील हुआ 6 फरवरी को व्हाइट हाउस का एक प्रेस रिलीज निकलता, TV9 ने उसको कवर किया था। मक्के का एक बाई प्रोडक्ट है DDGS, जो पशुओं का आहार है, कॉर्न फीड है। भारत में सरप्लस था, भारत उसको एक्सपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट करेंगे डॉलर मिलेगा, इंपोर्ट करेंगे डॉलर खर्च होगा। उस ट्रेड डील में लिखा था भारत इसको इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट करेगा तो डॉलर खर्च होगा। किसानों ने ऑब्जेक्शन लिया, इसलिए क्योंकि अमेरिका का कॉर्न भारत के अंदर बैंड है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। 7 फरवरी को पीयूष गोयल क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे शॉर्टेज है कॉर्न की और कॉर्न फीड की। सारे पॉइंट्स एक बार में मत कीजिए, एक एक करके कर लीजिए। आपने महत्वपूर्ण बात कही है। देखिए ये जो है ना सर, ये जो आपने कहा ये महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पर कौन सी, तहसीन भाई, ये जो आपने कहा ना, बल्कि मैं कहूंगा आप मेरे साथ आ जाइए तहसीन यहाँ। ये जो आप कह रहे हैं, नहीं आप अपने पॉइंट्स खत्म कीजिएगा, लेकिन ये जो कह रहे हैं आपकी चींटी, ये असल में जानबूझकर इसलिए किया गया है ताकि ये दावे हास्यास्पद लगे, और एक दावा अगर हास्यास्पद हो गया तो फिर बाकियों को बगैर बोले ये कह दिया जाता है, ये बाय डिफॉल्ट लागू हो जाता है कि एक वो लोगों का जत्था है
जो हास्यास्पद इसमें चीजें दावे कर रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है, जिनमें कोई तथ्य और कोई सत्य नहीं है। क्या इसी तरह का दावा यह है, और क्या इस दावे के आधार पर बाकी दावे जो किए जा रहे हैं उनको भी इसी तरीके का खोखला और हास्यास्पद माना जाना चाहिए? प्रदीप भंडारी के पास मैं इसलिए जाऊंगा क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है। और क्या ये जो कहा गया कि लगता है सरकार करवा रही है? पहली बात तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं तथ्य की बात करूंगा, आपका शो टेक्निकल है। मारुति सुजुकी ने 2.5 करोड़ गाड़ियों को सर्विस किया, जिसमें से 1.5 करोड़ गाड़ियां वो थी जो 2023 के पहले की मॉडल थी, और ये उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि उनको इसमें फेलियर रेट 1% ही नहीं, 0.0001% भी नहीं रहा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देश में पिछले 3 सालों से ऑलरेडी 15% से ज्यादा इथेनॉल ब्लेंड है। मतलब 15% 3 साल पहले, फिर 19% और पिछले 1 साल से 20%। हर साल 20 करोड़ 2 व्हीलर्स और 20 लाख 4 व्हीलर्स इस पे चल रही है। तो हमने नया डिस्कवरी नहीं करी है। तो पिछले 3 साल से कोई देश के अंदर अगर 20 लाख गाड़ियां भी खराब होती तो आप सड़कों पे देखते कि सरेआम झूठ है, कुछ लोग अज्ञानता पूर्वक कर रहे हैं, दूसरे लोग कुछ विदेशों की दलाली करने का प्रयास कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, मैं आपसे सीधी बात पूछना चाहता हूं, भाई कोई भी गाड़ी आती है, वो गाड़ी का पूरा टेक्निकल टेस्ट होता है, ब्रेक टेस्ट होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद गाड़ी सड़क पे आती है। 10 दिन में सरकार की कोई पॉलिसी में परिवर्तन नहीं आया कि लोगों को लगा कि अरे 10 दिन पहले इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है। ये पूरे आम सरेआम झूठा एजेंडा है और इसके कोई अच्छा, एक बात बताइए प्रदीप भाई, क्या ऐसा हुआ है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो समय सीमा है उसको प्रीपोन कर दिया गया, जो बाद में 2030 के लिए लागू किया गया था उसको 2025 में लागू करने की कोशिश की गई, गाड़ियां उस हिसाब से फेज आउट हुई नहीं, नए वाले इंजन, नए इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस हुए नहीं, और इस वजह से ये समस्याएं आ रही हो सकती है? देखिए, ये तो अच्छी बात है अगर कोई आप टारगेट अचीव करते हैं, अगर आप देखते हैं कि वो टारगेट जल्दी अचीव हो पाता है, तो इसमें तो सरकार ने खुद ने कहा है कि हमको लगा था नवंबर 2025 तक कोई चीज हो जाएगी, वो अप्रैल 2025 में हुआ। 12 साल पहले इतना नहीं, लेकिन आप ऐसा नहीं होगा ना कि खरीफ की फसल को रबी में बो दो क्या, और ये बोलो कि देखो हमने पहले कर दिया। कोई भी गाड़ी जब आती है, इसमें 1.5 करोड़ गाड़ियां क्या 1 साल पहले की गाड़ी की 2023 के पहले की मॉडल की है? चलिए, तो ऐसा नहीं है, और अगर वक्त से पहले हमने उसको अचीव किया है तो इसकी तो तारीफ होना चाहिए। लेकिन हमारे साथ नंद कुमार हैं, जिनको प्यार से हम सैम भी कहते हैं, और मैं तो आज वो प्यार वाला नाम ही आपका लेना चाहूंगा। सैम भाई, ये बताइए, अभी तक तो ये पेट्रोल में हमको पानी अलग होता हुआ दिखा नहीं, क्योंकि हमने इसीलिए इसको रखा हुआ है कि क्या ये एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में पानी अलग होने लगता है। ये इस पर लगातार निगाह रखिएगा, इसको जरा क्लोज काटिए, हमारे दर्शकों को दिखाइए। अभी तक ये पूरे पेट्रोल में कोई अलग से तह बनी नहीं है, कोई लेयर बनी नहीं है, ये अभी तक क्लीन ही दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक रंग का दिखाई दे रहा है, इसमें अलग अलग लेयर नहीं बनी। लेकिन नंद भाई, इसमें ये क्या वाकई कई चीजें ग्रे हैं क्या, जिनको स्पष्ट रूप से न तो ये कहा जा सकता कि हाँ ऐसा है, न ये कहा जा सकता कि नहीं ऐसा नहीं है? इसमें कुछ ग्रे एरिया भी है क्या? बहुत कुछ ग्रे एरिया है दिनेश। अगर कहूँ, मीडिया अगर खबर सही से देता है तो सोशल मीडिया में कई सारी चीज़ों से भ्रांति भी फैलाई जा सकती है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो सबसे बड़ी टेंशन जो दिख रही है ना, हम भारतीय कंज्यूमर जो है वो सबसे ज़्यादा टेंशन लेता है माइलेज को लेकर, और माइलेज वो मुद्दा है जो कि बोर्ड रूम से लेकर टी स्टॉल हर जगह पर रहता है। और इथेनॉल से जो अगर कैलोरीफिक वैल्यू अगर क्लियरली समझा दिया जाए कंज्यूमर को कि आपको उसके इस्तेमाल के बाद इतना डिफरेंस आने वाला है, वो OEMs की तरफ से भी कदम उठना चाहिए, क्योंकि जब ARAI टेस्टिंग करती है, अगर उसने E20 ब्लेंड के साथ टेस्ट किया, देन व्हाई आर दे गिविंग दिस फिगर? उनको सीधा सीधा वही फिगर दे देनी चाहिए, कंज्यूमर के साथ क्लैरिटी हो जाएगी। कंज्यूमर को आप कैलोरीफिक वैल्यू समझा दीजिए, क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इतने बड़े लेवल पे कुछ इंप्लीमेंट करते हुए इस तरह के ग्रे एरिया होने की गुंजाइश रहती है? आपको लगता है कुछ चीजें ऐसी हो सकती थी जिससे कम से कम कंफ्यूजन को कम से कम किया जा सके? मेरा सवाल होगा, अगली बार जब मैं आपके पास आऊंगा तो इस सवाल का जवाब लूंगा। लेकिन ये जो पहला सवाल था, उसके जवाब में यहां पर लोगों ने क्या कहा, एक बार बहुत जल्दी से इसमें एक प्लेबिसाइट जैसा कर लेते हैं। ये बताइए, क्या E20 या ब्लेंडेड पेट्रोल डालने से गाड़ियां खराब होती हैं? हां कहने वाले कितने लोग हैं आप में से, एक्सपर्ट्स में से? एक हाथ उठा, दूसरा हाथ उठा, तीसरा हाथ उठा, चौथा हाथ उठा, पांचवा भी उठा, और एक आधा हाथ उठा, मतलब इसमें कुछ ग्रे है। अच्छा, गाड़ियां खराब नहीं होती हैं ऐसा कहने वाले कितने लोग हैं? एक हाथ। कंप्लायंट गाड़ियां, मतलब इसको लेकर स्टेटमेंट सीधा सीधा नहीं दिया जा सकता कि ब्लेंडेड पेट्रोल डालने से गाड़ियां खराब होती हैं या नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप इन जनरल केवल इसी स्टेटमेंट पर अगर आपने ये देखा कि ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, तो ये मानते हैं कि हाँ इसमें गड़बड़ हो सकती है। अब जरा अगला सवाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां प्राइस सेंसिटिव और माइलेज सेंसिटिव देश में यह बहुत बड़ा सवाल है, एथेनॉल वाले पेट्रोल से माइलेज कम होता है क्या?
अरे एवरेजेस को ऑटो कट में डलवा डलवा के पेट्रोल और थोड़ी देर चलाकर वापस देखकर आप जब ये देखते हैं कि हमारा एवरेज कितना है, उतने सेंसिटिव हमारे मुल्क में ये क्या बहुत बड़ा फर्क है या नहीं? आप जरा देखिए माइलेज, यहां देखिए, हर चीज को ध्यान से देखते जाइएगा। यहां पर है हेडर, माइलेज कितना, 50 किलोमीटर रोजाना का सफर अगर आप करते हैं तो क्या आपका हिसाब किताब होगा, महीने की खपत क्या होगी। पहले क्या था, मतलब जब प्योर पेट्रोल डाला जाता था या बहुत कम ब्लेंडिंग होती थी, 1.5 या फिर 5% के आसपास का, पहले 15 किलोमीटर पर लीटर, अब ये 14.4 किलोमीटर पर लीटर, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। फर्क जो आया वो 0.6 किलोमीटर पर लीटर का फर्क इसमें आ रहा है। ये पहले और अब वाला एक क्लैरिटी यहां हमारे एक्सपर्ट के साथ में लेना चाहूंगा, ये वाकई उतने कम ब्लेंडिंग वाले में माना जाए जहां 1.5 तक जा रहा था मामला, या जब ये बढ़ा, ये 15 तक पहुंच गया लेकिन 20 नहीं हुआ था, तब का माना जाए, कहां का माना जाए, ये वो बताएंगे। अब जरा देखिए, 50 किलोमीटर रोजाना का सफर आप करते हैं तो पहले आपका लगता था 3.3 लीटर के आसपास, ये अब लगने लगा है 3.4 लीटर के आसपास। इस हिसाब से ये जो फर्क आया है 0.1 लीटर पर डे का फर्क आया है। लेकिन जब इसको माहाना आप कन्वर्ट करते हैं तो ये फर्क आपको बड़ा दिखाई देने लगता है। महीने के हिसाब से 99 लीटर की अतिरिक्त खपत आपकी होती है, एक और 3 लीटर की, माफ कीजिए, अतिरिक्त खपत होती है, क्योंकि एक पहले 99 था, अब 102 हो गया है, और इस हिसाब से 3 लीटर की खपत अब ज्यादा होने लगी है। ये अगर आप देखेंगे E20 की कीमत 102.12 रुपए लीटर के हिसाब से, ये निश्चित रूप से एक मिडिल क्लास के लिए प्राइस सेंसिटिव कंट्री में एक बड़ा फर्क है। अब ये अगर ऐसा है तो क्या वाकई एक बड़ा फर्क है और इसको उस तरीके से पहले परसीव किया नहीं गया क्या रोल आउट करने से पहले, या फिर जब ये बात कही जा रही है कि ये लागू करने में शुरुआत में कुछ समस्याएं होंगी और कभी ऐसी आदर्श स्थिति नहीं आ सकती है किसी चीज को लागू करने में कि ये कहा जाए कि हाँ अब सब कुछ हो गया। सर ये माइलेज बड़ा फर्क है क्या? देखिए, ये तो आपका नज़रिया है कि ये ज़्यादा है कि नहीं, बिकॉज जिन लोगों को बिल्कुल टाइट बजट्स हैं अपने महीने के, उनके लिए डेफिनेटली फ़र्क पड़ सकता है, और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी है उनको 300 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतने की तो आइसक्रीम खा लेते हैं जाके। अभी तहसीन पूना वाला, ये जो आपने तमाम बातें कही, क्या आप ये मानते हैं कि ये तमाम चीज़ें लागू करने, रोल आउट करने में कुछ वक्त होता है, लगता है, और ये उस प्रोसेस के हिसाब से, या इसमें आपको नेग्लिजेंस दिखाई देता है? सर, नेग्लिजेंस दिखाई देता है। 3 चीज़ प्रदीप ने कहा कि हम कोई फॉरेन लॉबी से पैसे लिए हुए या फॉरेनर्स की हम दलाली कर रहे, शब्द थे उनके। ये मुहिम मैं चला रहा हूँ, मेरी ईडी की जांच होनी चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट। दूसरी चीज़ सर, फॉरेन रिजर्व्स नहीं बचता है, आपने मुझे समाप्त करने का दे, कोई फॉरेन रिजर्व्स नहीं बचता, उल्टा आपकी फूड सिक्योरिटी पे असर पड़ता है, जिसे कौन मैं आपको बता रहा था। तीसरी चीज़ पे आता हूँ सर, कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ पर जितने लोग हैं उनको पूछो जिन्होंने बाइक खरीदी है, सबसे पहली चीज़ उन्होंने माइलेज चेक की है। क्या आदरणीय हरदीप पुरी जी और नितिन गडकरी जी ने इनमें से किसी की परमिशन ली कि माइलेज कम करे? किसने आपको अधिकार दिया? और किस तरह के स्टेटमेंट्स हरदीप पुरी जी कह रहे कि फॉर्मूला की तरह गाड़ी चलाए, फॉर्मूला में एथेनॉल चलता है। साहब, फॉर्मूला के रेस में ये सारे यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, मुझसे ज़्यादा जानकार है। एक पिट के अंदर 100 मैकेनिक होते हैं, उसी वक्त गाड़ी की सर्विसिंग होती, पार्ट्स चेंज होते, 8 या 3 से 8 रेसों के बीच उसका इंजन का ओवरऑल और इंजन चेंज होता है। ये एक साधारण व्यक्ति कर सकता है, और जो बाहर सड़कें, फॉर्मूला जैसे सड़कें, किसने उनको अधिकार दिया इस तरह की बातें करने का? किसने उनको बोला, हमारी परमिशन दी? और तीसरी चीज, अगले 30 सेकंड, एक लास्ट 30 सेकंड और, उन्होंने कहा, प्रदीप ने कहा हमें खुश होना चाहिए कि हमने प्रोग्राम को प्रीपोन किया। सर, ARAI की रिपोर्ट, CM की रिपोर्ट और इसी साथ नीति आयोग की रिपोर्ट करते थे कि इसको मत कीजिए, पहले गाड़ियों को फेज आउट कीजिए। लेकिन अगर प्रदीप कहते कि उनके पास रिपोर्ट्स है, वो रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दीजिए। शायद हम सब गलत हो सकते हैं, भाजपा करेक्ट है। चलिए, रिपोर्ट्स को सार्वजनिक, रिपोर्ट्स अगर इस बारे में आई थी तो उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और इसमें जो हवाला दिया जा रहा है कि जो फॉर्मूला गाड़ियां होती हैं उसमें एथेनॉल का इस्तेमाल होता है, क्या यह कंपैरिजन सही था? मैं कहता हूं तहसीन पुणे वाला का लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लीजिए कि इनके अंदर से पता चल जाएगा कि राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, ये देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 3 साल से, दिनेश जी मैं आपको भी कहता हूं, टीवी माइलेज कम होता है कि नहीं ये बताइए। नहीं है ना भाई, उनने भी राजनीतिक बात बोली, मुझे भी तो बोलने दीजिए। पिछले 3 साल से हर साल 20 करोड़ गाड़ियां जा रही है। TV9 भारतवर्ष के हर रिपोर्टर को ग्राउंड पे भेज दीजिए, और अगर 0.0001% भी फेलियर रेट पिछले 3 साल में 1 साल में हो तो बताइए। तथ्यात्मक लॉजिकल बात करिए। पिछले 3 साल से 15% इथेनॉल ब्लेंडेड है, पहली बात।
दूसरी बात, ये फर्जी बात कर रहे हैं, पिछले 12 साल से नहीं चल रहा है। देश के किसान, जिसके मक्का के किसान को 1200 पर टन मिलता था, 2400 पर टन मिल रहा है, 1,60,000 रुपए किसान को ज्यादा हुआ है। ये किसानों का विरोध कर रहे हैं। तीसरी बात, माइलेज कोई कांस्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं होता है। किसानों का भला होना चाहिए, लेकिन क्या मिडिल क्लास की कीमत पे होना चाहिए? अरे भैया कहां हो रहा है? मिडिल क्लास की गाड़ी का एक्सेलरेशन बेहतर हो रहा है तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? एक्सेलरेशन और एवरेज बेहतर हो रहा है कि खराब हो रहा है? देखिए, एक तो मैं माइलेज सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसको हम कंज्यूमर के नजरिए से देखें, पॉलिटिकल एंगल के नजरिए से ना देखें। फर्स्ट नहीं, हम भी यही चाहते हैं कि राजनीति में कहीं मुद्दा खो ना जाए, एक आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा खो ना जाए। माइलेज से जुड़ा हुआ बात इसीलिए आपसे करना चाहते हैं। ये बताइए, इसमें माइलेज घटता है बढ़ता है आपका ऑब्जर्वेशन? माइलेज जरूर घटेगा, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन ही ऐसे है कि उसका माइलेज घटना जरूरी है। और हमारे एक मंत्री जी ने भी बोला था कि जब इथेनॉल ब्लेंडिंग होगा तब। तो सर ये बताइए कि कीमत नीचे आ नहीं रही है। एग्जैक्टली तो दोहरी मार हो गई ना, माइलेज कम हो रहा है, कीमत नीचे आ नहीं रही है। तो आप एग्जैक्टली तो ये कंज्यूमर के नजरिए से देखिए, मेरे को ज्यादा मेरा खर्चा बढ़ गया। कुछ अगर मेरी गाड़ी पुरानी है तो उसमें डैमेज का एक हर वक्त एक रिस्क रह गया, वो मेंटेनेंस भी जुड़ गया, मेंटेनेंस भी जुड़ गया, माइलेज कम होने वाली बात भी जुड़ गई और पेट्रोल के दाम नीचे आए नहीं। ये एक तो सर ये तो विन विन प्रोपोजिशन होनी चाहिए ना, ये तो विन लूज प्रोपोजिशन। सर इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो हमें हमारी सरकार का शुक्रिया करना चाहिए कि डिस्पाइट वेस्ट एशियन क्राइसिस हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम इतने नहीं बढ़े हैं जितने बाकी देशों में बढ़े हैं। आप पाकिस्तान देखिए, श्रीलंका देखिए, मतलब 40% 30% बढ़ा है। यहाँ पे नाम मात्र बढ़ा, सिंगल डिजिट 7% 7.5%। पॉइंट नंबर 1, थैंक्स टू इथेनॉल। पॉइंट नंबर 2, आपने पूछा माइलेज घटती है नहीं घटती है। माइलेज मैं कौन हूँ तो बोलने वाला, ARAI जो एपेक्स टेस्टिंग बॉडी है इंडिया की, उसने बोला है कि अगर आप E20 फ्यूल E20 कंप्लाइंट व्हीकल में डालेंगे तो 2 से 6% ड्रॉप है। और उसमें यह भी है कि अगर आप E10 कंप्लाइंट में डालेंगे तो वो और ज्यादा है, तो 8 से 10% हो सकता है। ARAI ने पहले यह स्पष्ट कर दिया था, तो इसमें बहुत ज्यादा बहस मुबाहसे की कोई वजह बचती नहीं है। ये तय है और ये बताया भी जाता है कि जो अल्कोहल है उसकी एनर्जी डेंसिटी उतनी नहीं है जितनी पेट्रोल की है। एनर्जी डेंसिटी मतलब उतना ही हिस्सा जलने में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और अगर ऐसा है तो माइलेज घट रहा है और ये एक्सपेक्टेड लाइंस में है। इस बात को लेकर शिकायत क्यों? नहीं, देखिए, एनर्जी डेंसिटी को लेकर के एक और एस्पेक्ट है जो हम लोग को देखना चाहिए। वो जैसे सब बात कर रहे हैं एनर्जी जो आपका पेट्रोल इंपोर्ट के ऊपर हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है नोट करना कि आप प्योर पेट्रोल वर्सेस इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का अगर आप रेशियो देखेंगे तो फॉर इजी कैलकुलेशन मान के चलते हैं कि 100 का आंकड़ा लेके पकड़ते हैं, तो उसमें आपका अगर 100% फ्यूल है तो ऑफ कोर्स 100% वो हो गया। लेकिन E20 में यू हैव 20% इथेनॉल ब्लेंड एंड द रेस्ट इज पेट्रोल। अगर आप इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे तो हम लोग एक 104 के आसपास का फिगर शायद पकड़ेंगे, 2 से 4% का इंक्रीमेंटल वैल्यू होगा उसमें। तो नेट जो आपका पेट्रोलियम जो आप स्पेंड कर रहे हैं गाड़ी में, वो करीब 82-83 के आसपास का होगा। तो आप एक्चुअली कम पेट्रोल, तो इसको क्या माना जाए, होगा कम लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होगा क्या? इसको वैसे कंक्लूड किया जाए? सो अगेन मैं जैसे अविक ने बोला, मैं कंज्यूमर्स की वॉइस को रिप्रेजेंट करूंगा। और मैं बहुत लोगों से मिला हूं, उन्होंने बोला है कि उनका जो फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप उन्होंने देखा है वो करीब 15 से 20% के बीच। 15 से 20% फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप, सर ये तो बड़ा मैटर करेगा। एक्चुअल में मुझे इतना अभी तक खबर नहीं है, मेरे हिसाब से ये 10 to 12% के आसपास है फ्यूल इफिशिएंसी का असर। जितनी छोटी साइज़ के इंजन होंगे उतना ही ज़्यादा उनको असर देखने को मिलेगा, और जितने बड़ी साइज़ के इंजन होंगे उनमें असर उतना नहीं देखने को मिलेगा। और ये असर बहुत होता है सर, इस महंगाई के दौर में इस असर को आप इनसिग्निफिकेंट वर्ड से बच नहीं सकते। ये है एक्चुअल महंगाई के दौर में बहुत बड़ा असर है। लोग भी यही कह रहे हैं कि आपके पास बेजॉन साहब जो आ रहे हैं। और क्या ये बात मानी जानी चाहिए कि ये एक तरीके से बिना बताए कर दिया जाने वाला कंज्यूमर राइट के दायरे में आता है क्या? बिल्कुल आता है। इनफैक्ट हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हमारा हक है कि हमको सारे इंफॉर्मेशन, सूचना सही ढंग से मिले, उस भाषा में मिले जो हम समझ सकते हैं। और वो यदि नहीं दिया जा रहा है तो वो गलत हो रहा है। और हम एक चीज़ जो ऑलवेज बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ आप यदि एक्सपेरिमेंट करोगे, पहले तो उसके पहले आपको सारे आंकड़ों को इस ढंग से विश्लेषण करना चाहिए जो निष्पक्ष हो।
यू सी, आप यदि मारुति का रिपोर्ट लेके तो सर ARAI ने तो निष्पक्ष ही विश्लेषण किया होगा ना? नहीं, अब आपको समझना होगा उनको फंड कौन कर रहा है। यदि इंडस्ट्री उसको फंड कर रहा है तो हम तो उसको निष्पक्ष नहीं बोलेंगे ना। हम ऐसा इंस्टीट्यूशन देखना चाहेंगे जो पब्लिक सेवा के लिए एक आकलन निकाल कर वो बता रहा है, एविडेंस देकर कि देखिए इतना नुकसान हो रहा है तो उस क्षति का पूर्ति होनी चाहिए। क्या आपको जवाब मिल रहे हैं आपके सवालों के? क्या जो क्षति हुई है इसकी पूर्ति होना चाहिए? क्या कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए? अगर लोगों को बिना बताए पहले से भरोसे में लिए बगैर ऐसा किया गया है तो क्या यह कंज्यूमर राइट्स के दायरे में आता है? यहां पर आपने देखा E20 पेट्रोल की माइलेज, निश्चित रूप से इस बारे में सरकार भी यह बात मान चुकी है, ARAI का भी हवाला दिया जा रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो भी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। कल मैंने जब पेट्रोल डलाया तो सुई यहाँ थी इसके पास, और आज भर में सुई देखिए कहाँ पहुँच गई, ये आ गई यहाँ, और गाड़ी 40 किलोमीटर भी नहीं चली होगी। तो एथेनॉल मुझे लगता है सुटेबल नहीं है इस गाड़ी के लिए। माइलेज में कमी के दावे से आप देख रहे हैं क्या क्या बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, एक्सपर्ट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, सुन लीजिए। There was a question on mileage. Yes, we are all aware that the energy content or the calorific value of E20 versus E10 is slightly lesser. It's less by about 3 to 3.5%. To that extent, the mileage is less. It is accepted. अब यहां पर फिर गुंजाइश कहां पर है? अगर यह बात पहले से क्लियर कर दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीइटरेट कर दी गई कि इसमें तो माइलेज पेट्रोल के मुकाबले, प्योर पेट्रोल के मुकाबले कम होगा, तो फिर कहां गुंजाइश है किसी कंफ्यूजन की? मैं दो चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं सारी बात भाजपा की और विरोधियों की मानने को तैयार हूँ। मैं सिर्फ एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, सारी रिपोर्टें सार्वजनिक कीजिए। क्या TV9 के रिपोर्टर्स में, क्या सैम के पास ये क्षमता नहीं है रिपोर्ट पढ़ने की? आप एक जमहूरियत में क्यों रिपोर्ट्स को सार्वजनिक नहीं करें? दूसरी चीज़, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप सब दर्शक अभी इस वक्त गूगल कीजिए, वर्तमान में पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम हमसे थोड़े कम हैं, और क्योंकि कन्वर्जन होगा 300 उनका, हमारा 100 रुपया होगा, और वो 100% प्योर पेट्रोल लेते हैं। यहाँ तक कि भूटान और नेपाल जो हमसे पेट्रोल खरीदते कम दाम में दे रहे। तीसरी चीज़ साहब, मेरा बहुत सिंपल सवाल है, इसका कोई अगर एक्सपर्ट जवाब दे दे। साहब, अगर एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल चल रहा है, तो एथेनॉल 20 वाली गाड़ी को, आपने एथेनॉल 10 वाली गाड़ी को अपग्रेड काहे किया, सर्टिफिकेशन काहे दिया? काहे ARAI और CM ने अपनी रिपोर्ट में दिया कि जो पार्ट से खराब हो गए? काहे माननीय हरदीप पुरी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो गैस्केट 50,000 किलोमीटर में खराब होता है वो शायद 30,000 किलोमीटर में खराब होगा? क्या हरदीप पुरी जी ने हमसे परमिशन ली थी? अगर गाड़ी में हमारे बुजुर्ग माँ बाप रहे, प्रेग्नेंट वाइफ रहे, कोई बच्चे रहे, हम गाड़ी में रहे, आप ऑफिस आते रहे और गाड़ी खराब होगी, तो क्या हरदीप पुरी जी ने परमिशन लिया था हमसे हमारे पूछने के पीछे कि हमारी गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट करोगे? उन्होंने स्वयं, उनके शब्द है, उनको वो बैटम कोट कराओ, 50,000 किलोमीटर में जो गैस्केट खराब होता है शायद 30,000 में खराब होगा। आप केवल मारुति की रिपोर्ट दिखा रहे हो, आप बाकी रिपोर्टें क्यों नहीं दिखा रहे? आइए काउंटर लेते हैं, प्रदीप। ये बुजुर्ग माता पिता का सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, क्योंकि E20 व्हीकल के अंदर पॉल्यूशन कम होता है। जब 40% कार्बन एमिशन कम होंगे तो क्या माता पिता और बुजुर्ग माता पिता का ख्याल नहीं रखा जाएगा? विदेशी चंदे वाली लॉबी का बैक करना बंद करो, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ फायदा विदेशी चंदाओं को। वापस से कहूंगा दिनेश जी, पिछले 3 साल में हर साल 20 करोड़ 2 व्हीलर और 20 लाख गाड़ियां चल रही हैं 15, 19 और 20% ब्लेंड से। तहसीन पुणेवाला के कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे पिछले 3 साल से, जब बैठ के अपनी मर्सिडीज चला रहे थे, तब नहीं देखा कॉमन मैन किस तरीके से सही में रह रहा है? पॉइंट नंबर 1, ये रहा ARAI का ऑफिशियल स्टेटमेंट, राजीव मताई का। सुनिए क्या कहते हैं, इंग्लिश में पढ़ूंगा, तहसीन को ज्यादा अच्छे से इंग्लिश समझ में आती है। रियल वर्ल्ड माइलेज डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल, रोड कंडीशन. इट विल बी रॉन्ग टू से दैट mileage goes down by 10 to 12%, 2 to 6% can happen, but acceleration also improves and carbon emission also comes down. इनका सिर्फ एजेंडा है। एक तो मैं मर्सिडीज है, BMW 7 सीरीज चलाता हूँ, अपने बाप के पैसे के चलाता हूँ, और मेरी गाड़ी किसी के बाप की गाड़ी नहीं कि उस पर एक्सपेरिमेंट करे। दूसरी चीज है, थोड़ा सा लैंग्वेज प्लीज। दूसरी चीज 30 सेकंड आपके पास। 30 सेकंड, बिल्कुल सही, उन्होंने रिपोर्ट किया, ये रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए। लेकिन जो रियल वर्ल्ड कंडीशन है, खुद ये बात मैंने रखा, वही बात रखे, तो रियल वर्ल्ड कंडीशन क्या है नोएडा में, दिल्ली में आपकी गाड़ी के क्या है सर? आप उसको ठीक कीजिए ना सर, वहां पे ज्यादा लॉस हो रहा है, उसको ठीक किए बगैर हम पे दोष डाल रहे हैं। साहब एक लास्ट लाइन, हरदीप
हरदीप पुरी नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी कहते हैं नहीं एथेनॉल पेट्रोल से नुकसान नहीं होता, अडल्ट्रेटेड पेट्रोल। सर दिनेश भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका पेट्रोल आपके घर से आप इसमें राजनीति करना चाहते हैं या आप टेक्निकल मुद्दे सामने रखना चाहते हैं? लग नहीं रहा है, मैं आता हूं आपके पास। हाँ देखिए, मैं राजनीति से एकदम हट के इसको बोलूंगा। ARAI जो लैब टेस्ट करती है वो फ्यूल एफिशिएंसी का भी एक बहुत बढ़िया फिगर देती है, लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशंस में आपको नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस में वो फ्यूल एफिशिएंसी फिगर कभी नहीं मिलेगा। हम लोग ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट हैं, हम लोग रोज हर तरीके की गाड़ी चलाते हैं। सर ये तो वो वाली बात हो गई कि किसी को दवाई आपने दी, उसने आकर कहा कि आपकी दवाई ने नुकसान है, तो आपने उससे पूछा कहीं बीच में चाय तो नहीं पिया था, कहीं खट्टा तो नहीं खा रहे हो। ये वाली बातें करके ये सब्जेक्ट टू कंडीशन लगा के कंफ्यूजन आ रहा हूं मैं आपके पास। लेकिन नंद कुमार, एक बार फिर पहले मुद्दे पर आपसे पूछा तो आपने कहा कि हाँ इसमें ग्रे एरिया बहुत है। क्या माइलेज वाले मामले में भी यस या नो नहीं कहा जा सकता, इसमें भी ग्रे बहुत है क्या? माइलेज वाले मामले में मैंने कहा ना क्लैरिटी की ज़रूरत है। अगर ये क्लैरिटी कंज्यूमर को मिल जाती है कि आप अगर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं देन देयर इज गोइंग टू बी अ डिप, और वो भी लिखित रूप से जब बताया जाता है। क्योंकि तो सर ये अगर क्यों लगा रहे हो, जब पेट्रोल पंप में मिल ही वही रहा है तो फिर अगर का सवाल कहाँ है? लिखित रूप से बताया जाना चाहिए OEM की तरफ से। अगर OEM इस बात को क्लियर कर देता है कि यस दिस इज गोइंग टू बी द माइलेज, देन देयर इज नो क्वेश्चन, उसके बाद कोई सवाल उठेगा ही नहीं। लेकिन OEMs भी ये बात क्लियर करके नहीं बता रहे हैं, और ARAI जैसे सर ने बोला कि दैट्स गोइंग टू बी अ वी नीड अ थर्ड पार्टी। 15 सेकंड नहीं 30 सेकंड तो दीजिए। पहली बात, राजनीति तहसीन पूनेवाला ने जितनी बार मंत्रियों का नाम लिया उतनी बार इथेनॉल तक। सर अगर आप पॉलिटिकल करेंगे ना तो ये लोगों के सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। तो आप मत कीजिए ना, फिर वो बढ़ता जाएगा। नहीं, वो राजनीतिक कर रहे हैं, इससे समझ लीजिए कि इनके आरोप निराधार है। मैं वापस से फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाहता हूं। एक्सेलरेशन, माइलेज और कार्बन एमिशंस तीनों को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो मिडिल क्लास का फायदा हो रहा है। मैं वापस से कहूंगा, ARAI की रिपोर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से होती है। ऐसा नहीं भाजपा ने ARAI को इन्वेंट कर दिया और फिर ARAI ने रिपोर्ट दी है। और क्या मारुति सुजुकी, बाकी तमाम जो कंपनीज के एक्सपर्ट बैठे जो 20-20, 40-40 लाख, 1-1 करोड़ गाड़ियों को 1-1 लाख किलोमीटर तक टेस्ट करा, क्या उनको नहीं दिख रहा है? क्या कंपनियों ने जो किया और ARAI ने जो कहा, सरकार ने भी इस बात को माना। लेकिन सर ये क्या केवल ये वाली बात है कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? सच्चाई सबके सामने थी, इसको लेकर शिकायत नहीं होना चाहिए क्योंकि ओपन ट्रुथ है कि इसमें माइलेज डिप होगा। देखिए, माइलेज की बात करें तो बड़ा सिंपल है। आपको ARAI की रिपोर्ट मत लीजिए, आप अपने आप टेस्ट कीजिए। टैंक अपना पूरा गले, फिर वो कहा जाएगा सब्जेक्ट टू कंडीशन है। दूसरी कंडीशंस भी देख लीजिए, उसमें कोई कंडीशन, आपके उसमें रोड में गड्ढे कितने हैं, आप चलाए उसमें ट्रैफिक कितना था, वगैरह वगैरह। आप वही रूट रोज लेते हैं काम पे जाने पे, वापस आने पे, आप तो उसके अंदर तब्दीली कहाँ से आपने हो गई? तो आधिकारिक रूप से तो आपकी रिपोर्ट मानी नहीं जाएगी ना। आप अपना दुखड़ा लेके किसके पास जाएंगे? नहीं, आप बेशक मत जाके पब्लिसाइज कीजिए, बट अपनी दिल में तसल्ली तो होगी कि मैंने अपने टेस्ट किया और मेरे को कोई उसमें के अंदर आपत्ति। तो आप अपनी तसल्ली के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, ये असल में वो जो पंच लाइन है एक ऐड की, पहले इस्तेमाल करो फिर भरोसा करो, इसमें आप खुद ही उसको उस पर्टिकुलर रूट में, पर्टिकुलर कंडीशन में चलाकर देखिए कि आपको क्या दिखाई। अब लेकिन अभी एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि अगर गाड़ी खराब हो गई तो भरपाई कौन करेगा? क्योंकि चलिए गाड़ी खराब हो रही है कि नहीं हो रही है, ग्रे एरिया है। माइलेज डिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक इसमें क्लियर कट जो है वो बताया जा चुका है कि डिप होता है, लेकिन अलग अलग दावे हैं कि कितना होता है। अब यहां सवाल यह है कि गाड़ी खराब होगी तो भरपाई कौन करेगा? गाड़ी में खराबी में किसकी जिम्मेदारी? व्हीकल के कई हिस्सों में खराबी के दावे किए जा रहे हैं। इंजन में खराबी के आरोप भी वायरल हुए। E20 पर ARAI की रिसर्च सामने आई। इसमें E10 अनुकूल गाड़ियों में E20 ईंधन डाला गया, ARAI ने बताया। रिसर्च में यह पाया गया कि E20 का असर हर गाड़ी में एक जैसा नहीं है। यह ARAI की ही रिपोर्ट में है। ARAI ने BS6 टर्बोचार्ज्ड इंजन पर भी रिसर्च की। इसी रिसर्च में 265 घंटे बाद BS6 टर्बो इंजन में समस्याएं आई। यह ARAI ने मार्क किया है। सवाल है कि गाड़ी के मैनुअल में लिखा तेल नहीं मिला तो जिम्मेदारी किसकी है? गलत पेट्रोल डालने से गाड़ी खराब हो गई तो भरपाई कौन करेगा? बीमा कंपनी और कार कंपनी नहीं कर रही है भरपाई। यह दावा किया जा रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। बेजॉन साहब से बेहतर कौन बताएगा? बेजॉन सर, इसमें हो क्या रहा है? क्या लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? उनकी सुनवाई कहीं नहीं है। एब्सोल्युटली। इसलिए आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का शिकायत को सही ढंग से सुनवाई करना, आसानी से उस तरीकों को बनाना ताकि ग्रीवेंस रिड्रेसल तुरंत हो। हमको यदि कोई शिकायत है, हम आसानी से सरल रूप से उस शिकायत कर सके। 24/7 हेल्पलाइन नंबर चलना चाहिए
कंपनीज को इस पे और गौर से मदद करना चाहिए ताकि लोगों में शिक्षा पैदा हो। मेरा ये कहना है कि हमारा यदि क्षति हुआ है, हम चाहेंगे कि वो कंपनी जो। सर ये प्रमाणित कैसे होगा? मान लीजिए मैंने अपनी गाड़ी में जो कि एक पूरा, अभी हमारे पैनल मेंबर ने कहा कि आप खुद अपना डेटा। नहीं, वो गया, उसकी गाड़ी खराब हुई, मैकेनिक ने बोला ये पेट्रोल जो आपने ब्लेंडेड डाला है उसकी वजह से हुआ है, लेकिन इसको बीमा कंपनी के पास या कहीं जाकर वो प्रमाणित कैसे करेगा और कैसे इसकी भरपाई हो सकती है? बिकॉज बीमा कंपनी जो इंक्लूड नहीं कर रहा है, जैसे हम कोई भी इंश्योरेंस कवर आप लीजिए, यदि एक्सक्लूशन में नहीं आ रहा है वो, दैट मीन्स इट इज कवर्ड, आपका राइट है उस कवर का, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से बिल्कुल। तो क्या इसमें राइडर जोड़ने पड़ेंगे? इसमें राइडर भी जोड़ना पड़ेगा, बीमा कराते समय राइडर होगा कि अगर आपकी गाड़ी फ्यूल की वजह से खराब हुई है तो उसमें कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा। एक्चुअल में क्या है कि फ्यूल की वजह से खराब होती है, ये साबित करना नामुमकिन। गाड़ी के ऊपर लिख के थोड़ी ना जाएगा हम फ्यूल की वजह से खराब हुई है, ये कौन कहेगा? कंपनी हमेशा रिफ्यूज कर देंगी कि हम तो नहीं मानते फ्यूल की वजह से खराब हुई है, आपने पानी मिला दिया, कुछ कर दिया, इसकी वजह से खराब हुई, और क्या पता किसी कस्टमर के ऊपर FIR ही लिखवा दे कंपनी, तब क्या हाल होगा? यही समस्या की जड़ है कि एक्चुअल में आप ये साबित नहीं कर सकते कि गाड़ी क्यों खराब हुई है। एक कंज्यूमर साबित नहीं कर सकता, एक रोड साइड मैकेनिक साबित नहीं कर सकता। जब ये साबित ही नहीं कर सकते तो भाई ठीक है, भाई कंज्यूमर ही उठाए खर्चा। और दूसरा एक ये बात और है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर्स के एंगल से देखेंगे तो वो अपनी वारंटी कार्ड या फिर अपने मैनुअल में लिख देते हैं कि अगर गाड़ी E10 फ्यूल पे चल रही है दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन अगर आप उसके ऊपर गए और जो भी ऐसा वेयर एंड टेयर हुआ वो हाथ धो लेंगे। वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ईजी है बिकॉज उन लोगों ने अपना एक क्लॉज बना के रखा हुआ है उसमें, और उसी के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनीज भी अपना हाथ धो लेंगे इससे। तो ये इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है। साबित कैसे किया जाएगा, ये क्या इंक्लूड किया जाएगा, खासतौर से तब जब मैनुअल पहले ही गाड़ी के साथ कंपनीज देती हैं कि इसमें आप कौन सा ईंधन डलवाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है 2012, 13, 14 के आसपास की पेट्रोल की वो गाड़ी है जिसमें पेट्रोल, प्योर पेट्रोल या कम ब्लेंडिंग वाला E10 तक डलवाया जा सकता है। अब E10 कहीं सामान्य तौर पर आप जाएंगे तो E20 आपको मिलता है, ऐसे में E20 डलवाना आपकी मजबूरी होगी, और अगर ऐसे में गाड़ी खराब होती है तो फिर कोई क्या करेगा? आपने एकदम सही मुद्दा उठाया है। मैं तो सिंपली बोलूँगा कि ये जो मिशन है वो बहुत प्योर है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत पोल्यूटेड है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मिशन का जो इम्पैक्ट है ऑन द लार्ज कंज्यूमर वर्ल्ड, इतना बड़ा इम्पैक्ट शायद बहुत कम ऐसे मिशंस होंगे गवर्नमेंट के जिसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हो। ये ऑलमोस्ट लाइक डिमोनेटाइजेशन जैसा एक इम्पैक्ट होगा। गवर्नमेंट को इंडस्ट्री के साथ बैठ के, बाकी अथॉरिटीज़ के साथ बैठ के सबसे पहले एक कॉमन कंज्यूमर को, एक कॉमन 2 व्हीलर ओनर, एक कॉमन 4 व्हीलर ओनर को ये आश्वासन देना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं। नहीं सर, ये बताइए, ये तो ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ, नीति बहुत अच्छी है लेकिन उसको चलाने की नीयत, ये सब अपनी जगह है। एक आदमी जिसकी गाड़ी अभी खराब हुई है वो क्या करेगा? सवाल ये है वो किसके पास जाकर ये कहेगा इसको कॉम्पनसेट कीजिए? सरकार के पास, बीमा कंपनी के पास, या अपने घर पे जाकर कहेगा कुछ पैसे और निकालो इसको भी ठीक कराते हैं? देखिए, जब मैं कॉलेज में था दिनेश जी, जब मैं कॉलेज में था तो हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा था कि अभी आजकल ये माहौल है कि कस्टमर मतलब कष्ट से मर, कष्ट सह के मर जाओ। तो कुछ वैसा ही होगा। बट दिनेश जी, आपको थोड़ा सा अगर मैं हटूं, आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन इतना मुश्किल नहीं है, हम इतनी देर से यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है जिस पे सारे लोग एग्री कर सकते हैं। वो ये है कि देखिए, जो 20 से 25 करोड़ जो E10 कंप्लाइंट व्हीकल्स हैं, हमें उसके बारे में सोचना है प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी को लेके। अभी आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाएंगे, क्या मिलता है वहाँ पे? आपको मिलता है डीजल, वहाँ पे आपको मिलता है पेट्रोल, वहाँ पे आपको मिलता है प्रीमियम वाला पेट्रोल। मैं CNG वगैरह पे नहीं जा रहा, अभी चार्जिंग पे नहीं आ रहा। 3 तरह के फ्यूल मिलते हैं। मैक्सिमम पेट्रोल पंप्स जो होते हैं हिंदुस्तान में, वहाँ पे मैक्सिमम 3 टैंक ही होते हैं अंडरग्राउंड, 20,000 लीटर के जैसे होते हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि जहाँ 4 टैंक हैं जो बड़े बड़े हैं, वहाँ पे हम प्रीमियम भी दें, बट जहाँ 3 टैंक हैं जो मेजॉरिटी हैं, वहाँ पे हम E10 फ्यूल भी इंट्रोड्यूस कर दें। तो ये जो 20 से 25 करोड़ गाड़ियाँ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज हो रहा है, देखिए मैंने खुद अपने आप टेस्ट करा है। मैंने मतलब E10 भी अगर अवेलेबल रहेगा तो ज्यादातर समस्याएं वीड आउट हो जाएंगी आप गाड़ी। नहीं, लेकिन ऐसा है तो फिर वो नोजल वाली बात जो कही जा रही है सर, वो इसके लिए डिफरेंट नोजल, क्या ये वाकई एक सही दलील है? नहीं है ये आप बताइएगा। लेकिन ये देखिए जरा लोगों ने क्या कहा है, ये लोग क्या कह रहे हैं गाड़ियों के खराब होने के संदर्भ में, उनका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है वो देख लीजिए। तब तक इधर ये भी हम देख लेते हैं कि पेट्रोल में कहीं पानी अलग हो रहा है क्या। आप जरा ये देखिए,
कुछ नहीं है मेरी मोटरसाइकिल है ये स्प्लेंडर, अभी ली 23 तारीख में, 468 किलोमीटर चली है, पूरा इंजन खुलवाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर दावे और उस पर सरकार क्या कह रही है वो भी सुनिए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा। क्या कहते हैं, एथेनॉल अगर इस्तेमाल करोगे तो इंजन बैठ जाएगा, डैमेज हो जाएगा, फ्यूल पंप बंद हो जाएगा। अरे भाई, एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। जो एक हेनरी फोर्ड था, जो फोर्ड मोटर कंपनी का मालिक था, उसने उस समय गाड़ी चलाई है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने। पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, यह बात भी कही जा रही है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये E10 वाला सुझाव जो दिया जा रहा है कि विकल्प के तौर पर वहां पेट्रोल लेने वालों को E10 भी मिले तो समस्याएं बहुत हद तक काबू में आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती हैं। और क्योंकि जिन गाड़ियों को समय से पहले बनाया गया था, जो कि E10 या E15 कंप्लायंट गाड़ियां हैं, उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। एंड लेट द कंज्यूमर मेक द चॉइस। अगर कार कंपनी पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक ये सारे के सारे वेरिएंट दे रही है, तो ऑयल कंपनीज पेट्रोल भी उसी तरीके से क्यों नहीं दे सकती। प्रदीप, क्या इस बारे में कुछ जल्दी होता दिखाई दे सकता है? दिनेश जी, कोई भी ऑप्शन आगे का होता है। कल को आप बोलो कि भाई पहले गाड़ियां घासलेट पे चल रही थी, अब पेट्रोल पे आ गए हो तो घासलेट का भी ऑप्शन दे दो। पहले कह दो कि भाई सीएनजी पे सब मैंडेटरी, अब सीएनजी नहीं, दिल्ली के अंदर सीएनजी मत मैंडेटरी करो, पेट्रोल और डीजल भी कर दो। ऐसे नहीं होता, पॉलिसी में हमेशा आगे का ऑप्शन दिया जाता। ये रहा इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा दिया गया वायदा। अगर किसी भी की भी गाड़ी जो है अगर वो खराब होती है तो जो पहले लग रहा था वही लगेगा। ये फाडा का वादा है इंश्योरेंस कंपनीज। पहले लग रहा था वही लगेगा, मतलब कि अगर आपकी जो इंश्योरेंस पहले लागू था वही E20 कंप्लायंट पे लागू होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई मेंटेनेंस के लिए पैसा खर्च करना। लेकिन मान लीजिए गाड़ी फ्यूल की वजह से प्रॉब्लम में आती है तो क्या बीमा कंपनी उसको कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार रहेगी? दिनेश जी, वो तो पहले ही रहता है। मान लीजिए 3 साल से E15 से ऊपर चल रहे हैं, उसके पहले आपकी गाड़ी मान लीजिए किसी चीज से कारणवश खराब होती है, वही वो कारण रहेगा। ऐसा कुछ नया इन्वेंशन नहीं है। गाड़ी खराब नहीं, लेकिन मान लीजिए उस गाड़ी का मैनुअल कहता है कि आप ये डलवाइए, अब वहां पे जाकर जो वो देखता है उसके पास ऑप्शन नहीं है तो वो E20 डलवा कर आता है, गाड़ी खराब हो जाती है। ऐसे में क्या होगा? पिछले 1 साल से चल रहा हर पेट्रोल E20 है, तो अगर पेट्रोल की वजह से होता मतलब वो गाड़ी बदल दे। गाड़ी क्यों बदले? वो जाएगा करके। भाई अगर आप चीनी डालोगे तो टोयोटा कंपनी को किसी व्यक्ति ने चीनी डाली अपनी गाड़ी के अंदर, बोला कि भाई ये देखो मेरा पेट्रोल की वजह से खराब हो रहा है, उसने अपनी गाड़ी भेजी। नहीं, ये बदमाशियां अपनी जगह। मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं। जनरल अपनी पब्लिक रखेगा और कंपनी नहीं करेगी तो सरकार के पास। ये बेजान साहब, क्या ये प्रोविजंस पहले से हैं, बस उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? नहीं, किस चीज को? नहीं, उन्होंने कहा कि ये तो बीमा कंपनियां इसको दे ही रही हैं। बीमा कंपनियों में सब व्यवस्थाएं, प्रोविजंस हैं, प्रावधान है। हम भी तो वही चीज बोले आपको। हम बोले कि जब इंक्लूडेड नहीं है, इट इज इंक्लूडेड। यू सी, इट इज ऑलरेडी देयर। वो तो है। तो यदि आपको नहीं तो ये है तो लोगों को मिल भी रहा है क्या? मिलना चाहिए। आपके पास शिकायतें क्यों आ रही हैं फिर? नहीं, शिकायत इसलिए आ रही है कि अभी तक लोग नहीं गए हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जहां पर रिजेक्ट हो गया है। तो वो जो भी रिजेक्ट होगा उस पे ना हम लोग अध्ययन करेंगे कि रिजेक्ट क्यों हुआ। अभी तक लोगों ने ये जाकर आजमाया ही नहीं है कि इस पर क्या तहसीन। देखिए, मैं फिर से 2 चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप, हमारी क्या मांग है, E0 कम दामों में, इस वाला कम दामों में 165 से 170 रुपये में नहीं। जो गाड़ी E10 कंप्लाइंट है उनके लिए E10 पेट्रोल। E20 के हम खिलाफ नहीं है। E20 पॉलिसी के सारे दस्तावेज सार्वजनिक। जो गाड़ी खराब हुई E10 की वजह से, जो 80% गाड़ियां हैं 2023 के पहले, उनमें से जो है उनके लिए कोई सोल्यूशन। और लास्टली, ये जो बेटा बढ़ाओ योजना चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, भ्रष्टाचार नहीं करा सारे नेताओं के, उसका एक सोल्यूशन हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर गडकरी साहब कह रहे मेरे बच्चों का 100 करोड़ का टर्नओवर है और वो एथेनॉल की पॉलिसी हरदीप पुरी जी के साथ ड्राइव 0.07% 100 करोड़ का है, गडकरी सर प्लीज मुझ पे डेफेमेशन का केस कर दे। ये इस पर जवाब लेता हूं मैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन पहले मैं जरा ग्राहकों का हित और पब्लिक इन जनरल का हित ध्यान में रख के इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि जहां तक हो सके पॉलिटिकल चीजों से परहेज कीजिए, ताकि जनता के मुद्दा। आप जरा यहां पर देखिए, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मंत्री जी के परिवार में ही किसी का इस तरीके का बिजनेस है जो कहीं लाभान्वित हो रहा है, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? इसका जवाब लूंगा प्रदीप भंडारी से। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि खराब हो रही है गाड़ी, नहीं हो रही है, माइलेज डिप हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो इसमें कॉम्पनसेट कैसे होगा। लेकिन अभी वक्त ये भी है आपको बताने का कि गाड़ी में दिक्कत आती कैसे है, कहां आ जाती है, क्यों आती है, और इसको थोड़ा अंदर बैठ के समझने की जरूरत है, बाहर से नहीं, करसैरली नहीं।
तस्वीरों के जरिए हम कुछ एक चीजें आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि सैम, आप नंद कुमार साहब यहां आ जाइए, हमारे TV9 के ऑटो एडिटर हैं वो, और टूटू धवन साहब, आपको थोड़ी जहमत दूंगा कि आप कृपया इधर आ जाइए। जब हम ये गाड़ियों के संदर्भ में देखते हैं कि गाड़ियां काम कैसे करती हैं, मोटे तौर पर मैकेनिज्म क्या होता है और कहां पर समस्याएं आ सकती हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और पहली तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं, जहां पर आप ये देख रहे हैं कि ये पेट्रोल टैंक है और पेट्रोल टैंक से इस तरीके से ये पेट्रोल जाता है इंजन तक। यहां इंजन दिखाई दे रहा है, ये फ्यूल टैंक दिखाई दे रहा है, ये फ्यूल लाइन दिखाई दे रही है, यहां कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। अब मैं ये माइक दे रहा हूं आप लोगों को, सैम आप इसको हैंडल कीजिए थोड़ी देर तक प्लीज, और जहां आपसे बोलूंगा आप, नहीं तो टूटू सर की राय लीजिएगा। अब यहां पर ये साथ में जो दिखाई दे रहा है, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये क्या कर रहा है, जरा ये भी बताइए बहुत जल्दी से। ये फ्यूल टैंक है, उसके अंदर पंप लगा हुआ है जो इंजन को प्रेशर देगा। अच्छा, आजकल जो फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ियां, तो ये फ्यूल टैंक है, यहाँ ये फ्यूल टैंक के अंदर पंप लगा हुआ है। ये पंप लगा हुआ है, इसी पंप के जरिए वो फ्यूल जाता है इंजन तक जी, और इंजन में जाने के बाद आगे की प्रक्रिया होती है। तो इतना अगर आप समझ गए हैं कि ये जो आपको यहां दिखाई दे रहा है ये फ्यूल टैंक, इस फ्यूल टैंक से इस पंप के जरिए ये पेट्रोल आगे इंजन तक भेजा जाता है। ये फ्यूल लाइन दिखाई दे रही है, ये है फ्यूल लाइन जिससे होकर ये फ्यूल जाता है इंजन तक। ठीक है ना सर, टूटू सर, ऐसा ही है ना? कहीं गलत हो तो टोकिएगा, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं। अब जरा अगली तस्वीर की तरफ आइए। अगली तस्वीर की तरफ जब आप आएंगे तो चीजें बहुत हद तक स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। अगली तस्वीर आपको यह बताती है कि कैसे इंजेक्टर्स के जरिए वो कंबस्टन चैम्बर तक पहुंचता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल भी है, अब जरा दावा क्या है वो देख लीजिए पहले। ये फ्यूल टैंक है, इसमें एथेनॉल ब्लेंडेड E20 वाला पेट्रोल जब डाला गया तो कहा यह जा रहा है कि तेल अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। ये दावा है। अगर गाड़ी कुछ दिन तक चली नहीं तो फ्यूल टैंक में नीचे पानी जमा हो रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये दावा है लोगों की तरफ से। ये पानी आ जाता है नीचे, ये तेल आ जाता है ऊपर। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि असल में जो अशुद्धियां होती हैं, इंप्योरिटीज होती हैं, वो बीच की लेयर में यहां कहीं आ जाती हैं। टूटू सर, ये क्या ऐसे ही दावे आपको भी सुनने को मिल रहे हैं और इसमें हकीकत क्या है? देखिए, दावे तो कुछ भी आप कर सकते हैं, एज अ लेमैन यू कैन कीप थिंकिंग। बाकी असलियत ये है कि जो ऐसा दावा रियलिस्टिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी के ऊपर इंजन स्टार्ट होता है। सही बात, क्योंकि ये तो यहां से खींचेगा ना, तो सारा पानी है। और अपनी पर्सनली हमने गाड़ियां देखी 20-20 दिन महीना खड़ी होती हैं जो, और पहले सेल्फ मारो तो स्टार्ट हो जाती है, जिसका मतलब है कि ये गलत दावा है। ये दावा गलत दावा है। टूटू धवन साहब कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है। और अभी तक अगर वहां आप देखें तो E20 वाले पेट्रोल का जो जार है उसमें भी पानी और तेल अलग होता दिखाई नहीं दे रहा है। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि अगर यह दावा सच होता, जरा यहां पर दिखाइए, इस जगह दिखाइए जहां पर ये, हाँ, अगर यह दावा सच होता तो यहां से ईंधन को यह पंप जो है खींचकर भेजता है आगे फ्यूल लाइन में और फ्यूल लाइन से जाता है वो इंजन में। तो ये पानी जाता फिर तो इंजन में, और फिर इंजन पानी पर तो चलता नहीं है, और अगर पानी पर चल रहा है तो फिर तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई, बड़ा किफायती दौर आने वाला है फिर तो ये ऐसा है नहीं, ये टूटू साहब ने कहा। अब जरा इस पर एक दावा क्या है वो आपको दिखा देता हूं, उसके बाद आपको इस चर्चा की तरफ ले चलता हूं। तस्वीर पर आगे बढ़ने से पहले एक वायरल दावा आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए जरा। ये फ्यूल फिल्टर में खराबी हुई है, एथेनॉल वाले पेट्रोल से फ्यूल फिल्टर में खराबी हो गई है। तो क्या ये फ्यूल फिल्टर, अब जरा उस पंप की तरफ, वो जो पहले वाली तस्वीर उस तरफ एक बार फिर से ले जाइए। ये फ्यूल फिल्टर आपको यहां दिखाई दे रहा है। क्या ये फ्यूल फिल्टर ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से खराब हुआ है? क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? और एक तस्वीर पहले, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है पंप में, ये फ्यूल फिल्टर कहां होता है टूटू साहब? और ये क्या इस वजह से खराब हो सकता है ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से? फ्यूल फिल्टर एक प्राइमरी फ्यूल फिल्टर होता है जो पेट्रोल, जो पंप जो लगा हुआ है टैंक के अंदर, उस सबसे पहले वही डिप होता है पेट्रोल के अंदर, और उसी के थ्रू पंप के अंदर पेट्रोल जाता है, फिर आगे प्रेशर बन के जाता है इंजन के अंदर। नहीं, जरा अब एक बार फिर से वो जो फ्यूल टैंक वाला हमने दिखाया था अपने दर्शकों को, उस वाली तस्वीर में हम वापस जा सकते हैं। यहाँ ये फिल्टर खराब हो गया, ये बताया गया है। और अभी टूटू साहब ने क्या बताया, जरा वो तस्वीर लाइए। हाँ, यहाँ देखिए जरा, ये है क्या सर वो फिल्टर? ये फिल्टर है, ये है फिल्टर जी। ये वो फिल्टर है जो इंजन में आगे तेल भेजने से पहले उसमें किसी तरह की इंप्योरिटी है तो वो जाए नहीं, इसलिए फिल्टर करता है। ये सिंथेटिक फिल्टर होता है, और ये सिंथेटिक फिल्टर है जी।
तो ये और क्या सर बहुत ब्लेंडेड fine। पेट्रोल की वजह से खराब हो सकता है? माइक्रो फिल्टर होता है ये, इसके अंदर इम्प्योरिटीज कोई पेट्रोल। थोड़ा करीब आइए ना सर, इधर आइए आप। ये खराब हो सकता है क्या सर? ये खराब तब होगा जब पेट्रोल के अंदर कोई इम्प्योरिटीज होंगी, तब ये ब्लॉक हो सकता है। और वैसे ये इसके ऊपर कोई असर नहीं होता किसी चीज़ का, क्योंकि दिस इज मेड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, जो पेट्रोल के साथ खराब नहीं होगा, थिनर के साथ नहीं होगा, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स के साथ ये खराब नहीं होगा। मतलब अल्कोहल की वजह से खराब नहीं होगा? बिल्कुल नहीं खराब होगा। हाँ, ये जरूर सकता है ब्लॉक हो सकता है, बाकी ये मेल्ट नहीं करेगा। ये वो चीज़ है ये। तो ये अगर कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि जानकारी अगर आपको है तो ऐसा कोई टेक्निकल आदमी हो, गैराज वर्कशॉप वाला, तो ऐसा नहीं कि कोई भी जानकारी आपको दे और आपको सब्सक्राइब करनी पड़े क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं। टूटू साहब ने आपको ये बता दिया है कि ये खराब नहीं हो सकता, ब्लॉक हो सकता है इसके पोर्स ब्लॉक हो जाएं अगर इंप्योरिटीज हैं तो, लेकिन ये मेल्ट हो जाएगा ये वाली संभावना बिल्कुल नहीं है। ये है पेट्रोल या कह लीजिए ईंधन फिल्टर की हकीकत जो फ्यूल टैंक में होता है। अब जरा ये भी देखिए कि दावा क्या है। दावा है कि E20 पेट्रोल की वजह से फ्यूल इंजेक्टर्स खराब हो रहे हैं। अब ये फिल्टर वाली बात तो आपने देख ली, फ्यूल फिल्टर खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये आ गया इंजेक्टर। अब इंजेक्टर का गणित एक बार फिर से टूटू साहब हमको समझाएंगे, एक इसको आके जरा बताएंगे। ये इंजेक्टर्स हैं क्या टूटू साहब? ये पूरा इंजेक्टर है। हाँ। और ये नोजल है इसकी, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है फ्यूल इसका इंजेक्टर का, ये दो नेगेटिव पॉजिटिव करंट जाते हैं विच इज कंट्रोल्ड बाय द ECM। हाँ। और जब जरूरत होती है पिस्टन ऊपर आता है और वैक्यूम बनता है, तो इससे सप्लाई होती है फ्यूल इनटू द इनटेक ऑफ द इंजन। तो ये जो दावा किया जा रहा है सर वो ये किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल की वजह से फ्यूल इंजेक्टर खराब हो रहे हैं। फ्यूल इंजेक्टर की जो सप्लाई होती है जहां पर फ्यूल की, वो जगह भी ऐसी दिखाई दे रही है और ये कहा जा रहा है कि फ्यूल इंजेक्टर्स भी खराब हो रहे हैं। सैम क्या सैम आपको भी इस तरह का दावा करने वाले लोग मिले? जी, दावा करने, और खुद ARAI ने भी जब अपनी जांच करी थी तब उन्होंने भी इस बात के बारे में तो क्लियरली इंडिकेट कर दिया था कि आउट ऑफ द 18 पार्ट्स जिस पर उन्होंने काम किया था उसमें जो रबर पार्ट्स हैं या फिर प्लास्टिक पार्ट्स हैं उनमें वियर एंड टियर हो रहा है। ये तो उन्होंने भी अपने उसमें क्लैरिफाई कर दिया है। तो मतलब अगर नहीं तो ये जो है ये हो रहा हो सकता है और इसकी संभावना भी है क्योंकि एप्रीहेंशन पहले ही जताए गए थे, आप ये कह रहे हैं एज के साथ। और इसमें भी जो गाड़ियां BS6 वाली गाड़ियां हैं जिनमें अच्छा ये जो पार्ट्स खराब हो रहे हैं या तो ये प्लास्टिक पार्ट्स हैं या रबर पार्ट्स हैं? प्लास्टिक पार्ट्स या रबर पार्ट्स, क्योंकि क्योंकि वो हाइड्रोस्कोपिक होने की वजह से नमी खींच ले रहा है और इसलिए ये फ्रेजाइल हो जा रहे हैं। हाँ, उसमें एयर कंप्रेशन जो होता है उसका भी एक रोल होता है, क्योंकि जो 14:1 जो ECU जो काम करता है इथेनॉल में 9:1 करना पड़ता है। इसमें टूटू सर का भी सर ये मतलब ये मेटेलिक पार्ट को खराब नहीं करेगा? नहीं, मेटेलिक पार्ट्स को नहीं करेगा, बिकॉज मेटेलिक पार्ट्स तो ऑलरेडी उन्होंने तब्दील कर दिए हैं टू बी एबल टू सूटेबल फॉर द एथेनॉल E20। नहीं तो सर ये बाद वाली गाड़ियों में हुआ है ना? जी। लेकिन पहले वाली गाड़ियों में मेटल भी खराब हो सकता है क्या? पहली वाली मेटल भी नहीं उसमें खराब हो सकता, मेटल नहीं E20 के साथ खराब होता। प्लास्टिक एंड रबर पार्ट्स के अंदर वेयर एंड टेयर जरूर हो सकती है। तो एक क्लैरिटी ये भी आपको मिल गई कि इसमें प्लास्टिक और रबर वाले जो पार्ट्स हैं, और इसको लेकर ये पहले ही बताया गया, अधिकृत तौर पर भी ये जानकारी मौजूद है कि ऐसा हो सकता है। मेटेलिक पार्ट खराब होने के चांसेस नहीं के जैसे हैं, ये बात भी टूटू साहब बता रहे हैं। तो ये इंजेक्टर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, ये बात। अब जरा यहां पर ये देखिए फ्यूल लाइन के संदर्भ में। फ्यूल लाइन मतलब वो लाइन जिससे होकर फ्यूल इंजन तक पहुंचता है पेट्रोल की टंकी से। अब ये टंकी से लेकर ये फ्यूल लाइन जो लेकर जाती है पूरे ईंधन को, ये जो फ्यूल लाइन लेकर जा रही है इंजन तक, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये खराब हो रही है, कमजोर होकर टूट रही है। तो ये लाइन तो मेटेलिक होती होगी सर? कुछ गाड़ियों में मेटेलिक होती हैं और कुछ सिंथेटिक होती हैं। तो E20 पेट्रोल की वजह से ये हो सकता है सर, इसकी संभावना है जो फ्यूल लाइन खराब होने की? जो मेटेलिक हैं वो नहीं खराब, थोड़ा माइक ऊपर कीजिएगा प्लीज। जो मेटेलिक हैं वो नहीं खराब होंगे, बट सिंथेटिक में हो सकता है इफ इट इज नॉट कंपैटिबल, तो वो दे कैन बिकम ड्राई एंड दे बिकम जो टूटने वाली हो सकती हैं वो। चलिए, तो यहां पर ये जंग लगा हुआ जो दिख रहा है, ये जंग लगा हुआ है, देखिए ये क्या अगर मेटेलिक है तो जंग भी लग सकता है क्या? अगर वो जो फ्यूल लाइन है अगर वो रबर की या प्लास्टिक पार्ट्स का इस्तेमाल उसमें किया गया है तो वो खराब हो सकता है क्या? इसको लेकर टूटू साहब क्या कह रहे हैं वो हमने सुना। टूटू साहब और सैम, आप दोनों का बहुत धन्यवाद, अपनी जगह पर आइए। लेकिन अब आप लोगों के पास, क्योंकि सबको यहां नहीं बुला सकता था, किसको किसको इस पर कोई टिप्पणी करनी है, अगर आप में से जल्दी। अच्छा
खरे साहब बोलिए। एक्चुअली क्या है, जो आपने टैंक दिखाया है उस टैंक में लगभग 40% पानी दिखाया है, जबकि एक्चुअल में एथेनॉल में अगर थोड़ा सा पानी मिक्स करते हैं तो वो भी 20-21 ही जाएगा, 40% नहीं जाएगा। यानी कभी भी पंप को पानी खींचने के हालात जल्दी नहीं बनेंगे, वो तभी बनेंगे जब उस टैंक में लगातार कई बार फ्यूल भरा जा रहा हो, तब ये नौबत आएगी। दूसरा, जिस लाइनिंग की आप बात कर रहे हैं वो लाइनिंग पहले पीवीसी से बनती थी, जो कि ARI की रिपोर्ट में मेंशन है कि वो खराब हो जाते हैं। हालांकि अब E20 आने के बाद अब जो BS6 आ गए, इसमें नायलॉन 11, नायलॉन 12 मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जो जल्दी खराब नहीं होता। तो आप ये कह रहे हैं पुरानी वाली फ्यूल लाइन खराब हो सकती है, ये वाली नहीं होगी? बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल एकदम सहमति है यहाँ पे। और जैसे खरे साहब ने बोला कि हम लोग एक चीज़ बहुत डिस्काउंट करते हैं उस ग्राफिक में कि अब पेट्रोल और E20 ब्लेंड हम लोग दिखा रहे हैं। तो आपका जो ग्राफिक था वो पेट्रोल ऊपर था और पूरा पानी नीचे था, होना अलग चाहिए था। 80% प्योर पेट्रोल और फिर एथेनॉल का जो लेयर है वो ये इसकी ग्रेविटी अलग अलग होती है, इस वजह से ऐसा कह रहे हैं आप। लेयरिंग अलग होगी, वो ऊपर होगा, आप ये कह रहे हैं जी। जो बेसिक प्रॉब्लम रहेगी वो नॉन कंप्लायंट इंजन के साथ होगी, क्योंकि कंप्लायंट इंजन जो हैं वो ऑलरेडी मटेरियल साइंसेस की वजह से एकदम E20। पहले आप मुझे ये समझाइए कि अगर इस पेट्रोल में मैंने पानी मिला दिया तो पानी कहाँ जाकर रुकेगा? वो सबसे नीचे लेयर बनाएगा, सबसे नीचे लेयर बनाएगा। तो ये नहीं होगा कि नीचे की तरफ पेट्रोल और ये एथेनॉल हो और ऊपर की तरफ पानी हो, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, क्या हम ये जो आपने फ्यूल टैंक बनाया था जिसमें हमने लेयरिंग दिखाई थी, उसको फिर से बनाइए जरा, उसको एक बार फिर से दिखाइए। पहली तस्वीर जो आपने दिखाई थी जहां पर ये दिखाया जा रहा है कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं और लेयरिंग करते हैं, क्या उसको हम दोबारा इसमें डाल सकते हैं? अगर उसको दोबारा, हाँ यहां देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि ये तेल है और ये पानी, आपने भी तो यही कहा कि पानी सबसे नीचे जाएगा। हाँ, जो आपका ग्राफिक आप ये पकड़िए जरा, हाँ बताइए। मैं आपका ग्राफिक है वो ऑलमोस्ट 50% दिखा रहा है पानी। हाँ, आप ये क्या, नहीं हम ये सांकेतिक बना रहे हैं। हाँ, तो ये हम एग्जैक्ट वैसा नहीं दिखा रहे। और ये तो इसके हिसाब से जो पंप जब पंप काम करेगा तो वो थोड़ा सा तेल तो खींच ही रहा है ना, क्योंकि तेल तो है ही आपका 90% तो तेल ही आपका। वो जो 10% आप देख रहे हैं जो E10 ब्लेंड है वो 10% इथेनॉल का है, 20% इथेनॉल का है, उसके ऊपर जो चर्चा हो रही है उससे पानी का मात्रा बहुत ही कम होगा अगर वो मॉइस्चर खींचा तो, राइट। तो अगर आप पूरी टंकी लेके चल रहे हैं, मॉइस्चर आपका बनेगा नहीं, पानी बनेगा अगर नहीं। वो बोतल जो, अगर आपको याद हो, जो बोतल हम दिखा रहे थे वायरल दावे में जो दिखाई दे रही है, अगर वो बोतल हम एक बार फिर से देख पाए, उस बोतल में तो पानी इतनी बड़ी लेयर दिखा रहा है और पेट्रोल अलग एक बड़ी लेयर दिखा रहा है। और मुझे एक बात की और हैरानी है, अगर इस तरीके से अल्कोहल जो है वो इतना हाइड्रोफिलिक हो जाए या हाइड्रोस्कोपिक हो जाए तो मुझे लगता है कि लोगों को अलग से पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, सीधे वो बोतल खोलेंगे और उसमें पानी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जरा यहां पर एक बार फिर से आ जाइए। ये अभी तक तो भाई साहब इसमें कोई अलग से लेयर बनी हुई मेरे को दिखाई नहीं दी। ये पूरा का पूरा पेट्रोल, मतलब ये ब्लेंडेड पेट्रोल ही दिखाई दे रहा है। ये देखिए, कहीं आपको कोई लेयर दिखाई दे रही है क्या? और इसीलिए बीच में मेरा मन कर रहा था मैं जार उठाऊं, लेकिन मेरे को लग रहा था कि इसमें जो है वो हिल जाएगा तो ये संभावना बन जाएगी कि स्टिर हो गया और इस वजह से शायद ये लेयर्स जो बन रही थी वो अलग हो गई। यहाँ पे कोई लेयर दिखाई नहीं दे रही है, तीनों में ही कहीं कोई लेयरिंग है। खैर ये तो प्योर पेट्रोल है, इसमें कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन बाकी दोनों में कोई लेयर नहीं दिखाई दे रही। अब जरा आप इसमें कुछ कहना चाह रहे थे सर, बताइए। मैं वही जो मैंने सबसे पहले बोला था, अलग अलग केमिस्ट्रीज हैं, अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स हैं। अगर आप एक नया केमिकल कंपाउंड एक पुराने मेटलर्जी और पुराने प्लान में डालोगे, पुराने पात्र में डालोगे, जो एक पुराना केमिकल या दूसरा केमिकल कंपाउंड से कंपैटिबल है, तो काम नहीं करेगा, कोई संभावना नहीं है। इसीलिए E20 कंप्लायंट जो इंजन्स हैं। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, गलती किसकी? नहीं मैं कह रहा हूं, अगर ये बताइए कंपैटिबिलिटी नहीं है और उसमें आपने डाल दिया ईंधन या डलवाना पड़ा ईंधन, तो किसकी गलती है इसमें? जिसने ईंधन डलवाया उसकी गलती है, जिसने ईंधन उपलब्ध कराया उसकी गलती है? जिसने ईंधन उपलब्ध कराया उसकी गलती है, वेरी फ्रैंकली, क्योंकि जो एनर्जी कंपनी है उसको E10 भी आपको सप्लाई करना होगा, एक ट्रांजिशन होगा और एक ट्रांजिशन होना चाहिए। फिर जब गवर्नमेंट बोलेगा कि ठीक है आफ्टर दिस ट्रांजिशन फिर और कोई E10 फ्यूल अवेलेबल नहीं है, तो ये असल में इसके लिए जो कंपैटिबिलिटी के हिसाब से अगर फ्यूल होगा तो तकलीफ नहीं होगी, वो नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दूं, E20 एथेनॉल ब्लेंडेड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। याचिका में मांग की गई है पेट्रोल पंप पर तेल की कैटेगरी लिखी जाए, पेट्रोल पंप में तेल किस कैटेगरी का ये लिखा जाए, पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल की मात्रा के बारे में लेबलिंग की जाए। याचिका में कहा गया है
2023 से पहले बनी गाड़ियों को बीमा कंपनियां कवर दें। याचिकाकर्ता ने यह मांग भी रखी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग है, तो जिस केमिकल कॉम्पोजिशन के लिए जो गाड़ी और जो टैंक बना हुआ है उसकी कंपैटिबिलिटी ध्यान रखना। एक बात ये भी देखिए, C2H5OH एक फिक्स फॉर्मूला है अल्कोहल का, लेकिन पेट्रोल का फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। अब जरा हाँ तहसीन में देख रहा हूं आपका इशारा, लेकिन जरा ये देखिए, आगे बढ़ते हुए एक और सवाल आपके सामने ला रहा हूं मैं। E20 पेट्रोल पर यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। यहां पर सवाल यह है 2023 से पहले की गाड़ियों पर E20 पेट्रोल का असर क्या हो रहा है, क्योंकि वो गाड़ियां जो इस समय इंट्रोड्यूस की गई हैं वो E20 के लिए कंपैटिबल हैं। उससे पहले वाली गाड़ियों में क्या असर हो रहा है, अब जरा ये भी देखिए। 2023 से पहले की गाड़ियां E20 से असर, यह सवाल ज्यादातर गाड़ी मालिकों के जहन में है। 2023 से पहले के मॉडल जिनके पास हैं, सड़क पर 2023 से पहले बनी 80% गाड़ियां हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों के जहन में यह सवाल है। E20 पेट्रोल अनुकूल वाली गाड़ियां करीब 20 से 25% ही हैं। E10 पेट्रोल अनुकूल गाड़ियों में डाला जा रहा है E20 पेट्रोल। रबर पार्ट्स और फ्यूल पाइप में खराबी के लगातार दावे हो रहे हैं। तो ये जो तमाम दावे हैं और ये हकीकत, वैसे ज्यादातर इसका हिस्सा पहले हमारे एक्सपर्ट्स कवर कर चुके हैं कि कंपैटिबिलिटी का इशू है। E10 के लिए कंपैटिबल है, E20 डाला जा रहा है तो इसका इशू आ सकता है। लेकिन यहां पर तहसीन कुछ कहना चाह रहे हैं फौरन। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं आपको, सर आप एक्सपर्ट हैं, आप मुझे प्लीज करेक्ट करना। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से, आप देखिए ऑनेस्टली आपने इसको ऐसे रखा है, ऑब्वियसली इसमें पानी नहीं आएगा, इट इज सिंपल केमिस्ट्री। सर आप उनको बताएं पानी कैसे आएगा प्लीज। सर आई रिक्वेस्ट यू, थोड़ा सा दर्शकों को हम सच बताएं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आइए सर बताइए। इसमें नहीं आएगा, ये केमिस्ट्री आएगा पानी। सर बताइए। अगर टैंक स्टिल रहेगा तो वो मर्ज नहीं होगा। अगर आप इसमें 2 चम्मच पानी डाल दें, केवल 2 चम्मच, और थोड़ा सा शेक कर दें। हर गाड़ी का टैंक चलते समय शेक करता है, वो स्टेबल नहीं रहता है, उस समय यह पानी अलग होने लग जाएगा। नहीं तो पानी मिलाना पड़ेगा ना पहले। और पानी क्यों मिलाऊंगा मैं? अब आप ध्यान से सुनिए, हर पेट्रोल पंप पे जितने भी अंडरग्राउंड टैंक होते हैं उनके ऊपर आपने लोहे के लिड रखे देखे, कैप नहीं देखा होगा प्रॉपर एयर टाइट, सिर्फ लिड रखे देखे होंगे। और जब बारिश का पानी बढ़ता है तो भाई साहब 1-2 चम्मच नहीं जाता है, फिर तो आप जानते तो ये ब्लेंडिंग की गलती नहीं हुई ना सर, ये स्टोरेज की गलती हुई ना, ये स्टोरेज की गलती हुई, ब्लेंडिंग की गलती नहीं हुई ना। आप अपनी कुर्सी पे रहिए, आप अपनी कुर्सी पे रहिए, आप अपनी कुर्सी पे रहिए प्लीज। हाँ, दो एक चीज कहना, फिर प्रदीप प्लीज आप जवाब देना। सर एक जो रीजन है जो कहा था इसको 2030 तक इसको लागू किया जाए एथेनॉल 20 को, क्योंकि जो हमारे 1 लाख करीब पेट्रोल पंप है वहां पे स्टोरेज चेंज करना होगा, एयर टाइट करना होगा जैसे सर ने कहा, ताकि पानी नहीं जाए। दूसरी चीज सर, बड़ी विनम्रता से हरदीप पुरी सर और नितिन गडकरी सर कह रहे कि देखिए आपके 2 नाम आप जरूर लेते हैं लेकिन आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। हाँ। सर प्लीज आप मेरी बात, मैं तो केवल अंडरलाइन कर रहा हूं, आप नाम ले रहे हैं लेकिन आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं तोड़ना है, अगर आप प्लीज इजाजत दें। बार बार हरदीप पुरी सर और नितिन गडकरी सर कह रहे कि दिक्कत एथेनॉल 20 पेट्रोल की नहीं है, एडल्ट्रेटेड पेट्रोल की है। साहब इनमें से कौन अपने घर से एडल्ट्रेटेड पेट्रोल लाता है? आप पेट्रोल पंप जाते हैं और कहते हो पेट्रोल एडल्ट्रेटेड करे सर? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए एक बात जो यहां पर एक्सपर्ट ने कही, अमित खरे साहब ने कही कि ये ऐसे नहीं हो जाएगा कि इसमें पानी आ जाएगा, लेकिन अगर ढक्कन खुला हुआ है जहां स्टोरेज होता है पेट्रोल पंप्स के पास, वहां पर कई बार वो ढक्कन लूजली लगाए जाते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसमें मिला दिया जाता हो, इससे कौन इनकार। तो क्या पेट्रोल पंप लेवल पर गलतियां हो रही हैं? क्या पेट्रोल लोग अगर ये शिकायत कर रहे हैं तो क्या यह भी संभव है कि पेट्रोल पंप में कहीं कोई गड़बड़ झाला हो रहा हो और उसके लिए व्यवस्था को जिम्मेदार मान लिया जा रहा है? देखिए मनीष कश्यप और तहसीन पूनेवाला व्यूज के कंपटीशन में है, तो इन दोनों को करने दीजिए। इनके प्रोटेस्ट में 20 लोग नहीं आए थे जंतर मंतर पे, ये सच्चाई है। मैं आपसे फैक्ट बोलूंगा, E15 गाड़ी कब से चल रही है बताइए? ये E10 की सब बात करें, E15 गाड़ी कब से चल रही देश में? 3 साल पहले से ऑलरेडी 10% से ज्यादा ब्लेंडेड है। कितनी गाड़ियां खराब हुई? आप भी चीज कर रहे हैं यहाँ पे। क्या आपको लग रहा है सरकार ने जो पॉलिसी लाई, अपने आप फोन किया रात को सो जाओ पॉलिसी है? इनके जैसे तमाम एक्सपर्ट्स के साथ में बात करी गई है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने बात करी है, डीलर्स से बात करी है, 1-1 लाख किलोमीटर तक गाड़ी को चलाया गया। मतलब 15 से 20 करने के बाद खराबियां आई हैं क्या? कोई नहीं आई है भैया, ये सब एजेंडा चल रहा है। 10 दिन पहले जागे हैं क्योंकि E85 की बात हो गई थी, और अगर E85 ये देश अचीव कर लेगा तो पूरी इंपोर्टेड पेट्रोल लॉबी जो है उसको दिक्कत हो जाएगी। यस, ये इंपोर्टेड चाइनीज बैटरी जो लाना चाहते हैं ईवी के नाम पे और हिंदुस्तान को चाइना पे डिपेंडेंट करना
करना चाह रहे हैं, इनकी दिक्कत है। मैं वापस से कहूंगा 1.5 करोड़ E10 गाड़ियों पे टेस्टिंग हुई, कितनी खराब हुई? इनके जरा 15 E10 गाड़ियां ले आए जिसके ऊपर खराब हुई। क्या गाड़ी का एक्सेलरेशन बेहतर होगा तो गाड़ी को फायदा नहीं होगा? आपकी गाड़ी से अगर 40% कार्बन एमिशन कम होगा तो गाड़ी को फायदा नहीं होगा। और कोई भी गाड़ी पुरानी होती है दिनेश जी, तो ऑब्वियसली उस गाड़ी का माइलेज कम होता है। अगर इस ब्लेंडेड फ्यूल को भी आप हटा दीजिए, ये कहना कि आपने पेट्रोल डाल दिया E20 ब्लेंडेड उससे गाड़ी खराब हो रही है, सरेआम झूठ है। E10 कंप्लायंट और नीति आयोग की सबकी बात करें। ठीक है, आप दोनों की बातें नहीं सर, आप जरा मूल मुद्दे पर फिर से आता हूं मैं। आपने भी एना वे ये बात कह दी, आपने भी ये बात कही कि गाड़ी अगर पुरानी होगी तो भाई साहब फिर उसमें तमाम दिक्कतें आएंगी, उसमें माइलेज की भी दिक्कत आएगी। तो वो जो पुरानी गाड़ियां हैं, मतलब 2023 से पहले की गाड़ियां, उनमें जो समस्याएं आ रही हैं वो इसलिए ज्यादातर आ रही हैं क्या क्योंकि वो पुरानी हो गई हैं, या एक्चुअली जैसे ही उनको E10 15 से 20 किया गया वो कंपैटिबिलिटी थोड़ा तो झेल सकती थी इधर उधर, लेकिन इतना उनके लिए बहुत ज्यादा हो गया इसलिए उसमें खराबी आने लगी। इसको कैसे देखा जाना चाहिए, इस पर एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए। Is what happens if on the cars that have been sold before 2023, manufactured and sold before 2023, if which was primarily designed for E10, what if E20 fuel is used on them? That we have sufficient factors of safety that take care that there is no problem in terms of wear and tear, corrosion, or damage to the life of the car or the parts that come in contact with the E20 fuel. तो यहां अगर आप एक लाइन में इसको समझना चाहें तो इधर तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसमें कोई समस्या है ही नहीं। E10 वाले को अगर E20 वाला पेट्रोल भी डलवा दीजिए तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है, गाड़ी खराब होने का कोई सवाल इसमें नहीं है। एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा आप जरा। पहले बात तो ये सरकार नहीं है, ये एक स्पेसिफिक कंपनी है, ठीक है। दूसरे सरकार के जो रिपोर्ट्स हैं, ARAI के जो रिपोर्ट्स हैं, बाकी इंस्टीट्यूशंस के जो रिपोर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि माइलेज ड्रॉप होता है और हर वक्त एक रिस्क रहता है ऑफ डैमेज, और ये होना ज़रूरी है। हम लोग जितने भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि कोई डैमेज नहीं होगा, वो केमिस्ट्री नहीं समझ। अच्छा सर, ये बताइए, जब अब ये 3 तारीख को जून में E85 की भी बात कर दी गई है, तो क्या आप सीधे E85 मिलना शुरू होगा और उसमें कहा जाएगा ये कंपैटिबिलिटी? ये भी लोगों के दिमाग में कि ये क्या, यहां पर कितनी कैटेगरी बनाई जाएंगी, एक पेट्रोल पंप में कितने तरह के पेट्रोल पंप, ये वाला E10, ये वाला E20, ये वाला 100% पेट्रोल और ये वाला E85, क्या ऐसा भी होने वाला है सर? सर देखिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत सिंपल है। जैसे दिनेश जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को ओवरकम करके हमें E10 अवेलेबल कराना, और ये कोई पीछे जाने वाली बात नहीं है। देखिए, अगर एक छोटा बच्चा है तो वो तो एक तरह का ही खाना खाएगा ना। वो तो कह रहे हैं घासलेट की तरफ थोड़ी जाएंगे फिर। आई एम सॉरी, आई वुड बेग टू डिफर ओवर देयर। जो 20 से 25 करोड़ गाड़ियां हैं, और अगर हम 4 लोग भी लेते हैं पर फैमिली, अगर वो 100 करोड़ के एक वो लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें उनका हित सोचना है। उनकी गाड़ी E10 है, वो E20 फ्यूल से इफेक्ट होती है। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद टेस्ट किया दोनों गाड़ियों को। जैसे अगर मैं E20 गाड़ी में E20 डालता हूँ तो गाड़ी में माइलेज थोड़ा ड्रॉप होता है, बट वैसे ठीक चलती है। बट E10 में मैंने खुद जब उसमें E20 डाला मतलब कई दिनों तक, तो वो गाड़ी कोल्ड स्टार्ट के टाइम ऐसे स्टटर करती है, वाइब्रेशन आती है। वो क्यों आ रही हैं? ये एक बहुत सिंपल प्रमाण है कि उससे प्रॉब्लम आती है। तो सिंपल सोल्यूशन है, कृपया लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को ओवरकम करके उन 100 करोड़ लोगों के बारे में सोचें, और E10 को लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को ओवरकम करके उन 100 करोड़ लोगों के बारे में सोचा जाना चाहिए, उन 80% लोगों के बारे में सोचा जाना चाहिए जिनके पास 2023 से पहले वाली गाड़ियां हैं। अब अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा गया था कि 55 रुपए लीटर हो जाएगी कीमत। तो सवाल, एथेनॉल सस्ता तो पेट्रोल का रेट क्यों नहीं घटा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ एक चीजें जान लीजिए, अगर एथेनॉल सस्ता है तो पेट्रोल का रेट क्यों नहीं घटा? 2018 में एथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार का दावा क्या था? 2018 की बात कर रहा हूं मैं। सरकार का दावा था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल 55 रुपए लीटर मिलेगा। अब सवाल यह है कि अगर बहुत सारी उस समय वर्ल्ड में पेट्रोल के, क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या चल रहे होंगे, इत्यादि इत्यादि, अगर ये सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कंडीशन में जुड़ सकते हैं किसी समय, तो ये दावा क्यों किया गया था? एथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल 55 रुपए लीटर मिलेगा। अप्रैल 2026 से पूरे देश में E20 फ्यूल अनिवार्य हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम में कमी दर्ज नहीं हुई। 1 लीटर एथेनॉल की कीमत करीब 71 रुपए है। अभी सरकार तय कर रही है एथेनॉल के दाम। अब सवाल यह है कि एथेनॉल को लेकर लोगों के दिमाग में ये जो बात थी कि अब तो अच्छे दिन
कम से कम पेट्रोल की कीमतों के हिसाब से आने वाले हैं सर। दिनेश भाई, हमको मालूम था अब हमारे पास आ रहे हैं। मेरा सिंपल ये कहना है, पारदर्शिता लाना, प्राइसिंग में पारदर्शिता आनी चाहिए। और यदि कोई भी व्यक्ति ये दावा देते हैं कि इतने कीमत हम करेंगे, तो वो होनी चाहिए फिर, और यदि नहीं हुआ तो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। सर तो सरकार तो पारदर्शी तरीके से ही काम कर रही है। कौन कहा आपको? ये हमको नहीं मालूम, एज अ ग्राहक हमको नहीं मालूम, तो कहाँ पारदर्शिता आया? अब सवाल एक चीज और है, जैसे एक सवाल यह है कि पेट्रोल की कीमतें बीच में इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि खाड़ी में बड़ा संकट चल रहा था, तो बीच में जब ईज आया तो तुरंत क्यों नहीं हुआ? उसको लेकर जवाब आया कि ऐसा है कि वो कब से न जाने घाटा झेल रहे थे और अभी इस समय घटाने वाली स्थिति नहीं, या फिर ये आया कि बढ़ी ही कहां थी कीमतें की घटाएंगे। दिनेश भाई, उपभोक्ता जब अपने जेब से पैसा निकालकर कुछ भी चीज खरीदते हैं, पूरा तंत्र उसके पैसे से चल रहा है, पूरा तंत्र उसके पैसे से चल रहा है, लेकिन वो तंत्र में कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं है जो उपभोक्ताओं के बारे में सोचे और ये कहे कि भाई ऐसा ऐसा है, हमारा ये खर्चा है, ये मेरा बचत हुआ है, यहाँ पर हमारा घाटा हो गया। ऑयल कंपनी को जो फायदा दिखाने का है, वो फायदा किस चीज के लिए दिखाने का है? ये उपभोक्ताओं के संबंध में उनको फायदा होनी चाहिए। उपभोक्ताओं को ध्यान में क्यों नहीं रखा जा रहा है? उनके साथ पारदर्शिता क्यों नहीं? दिनेश भाई, मैं सफर जाता हूँ, सब लोग मुझे फैक्ट चेक करें। कोविड के संकट के वक्त क्रूड ऑयल कच्चे तेल के दाम -10 प्रति बैरल थे, -10 प्रति बैरल। सब इससे इत्तेफाक रखते हैं। केवल एक ही हुकूमत ने दाम बढ़ाए थे भारत के अंदर, वो थी वर्तमान सरकार। और उन्होंने उस वक्त स्टेटमेंट क्या था, TV9 ने उसको कवर किया, मैं वही चेक कर रहा था, कि अगर भारत पे कभी कोई संकट आएगा भविष्य में, इसलिए आज हम रेजर्वोयर बनाए। जब संकट आया तब भी आपने दाम बढ़ाए, आपने कुछ किया नहीं। आज हम कह रहे हैं कि आप दाम को कम कीजिए। दूसरी चीज, हम फिर से कह रहे हैं, हम एथेनॉल 20 के खिलाफ नहीं है, आप उसके 20% कम कीजिए दाम, एथेनॉल 0 के दाम कम कीजिए, थोड़ा सा हमें अफोर्डेबिलिटी दीजिए। आप ये चाह रहे हैं कि किसानों को जिनको फायदा मिल रहा है इस कीमत का, वो फायदा ना मिले? साहब, मैं दो चीज आपसे कहना चाहता हूं। किसानों को, गन्ने के किसानों को एथेनॉल को लेकर 3.65 रुपया पैसा मिल रहा है 1 किलो गन्ने का। और जो मैंने मक्के की आपने शुरुआत में बात रोकी थी, मक्का जो हम एक्सपोर्ट करते थे DDGS, आज उसको हम इंपोर्ट करें। साहब, मैं एक लास्ट चीज कहता हूं, आप लोग जानते हो, आप सब मुझे फैक्ट चेक करना, हम भारत एथेनॉल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, एथेनॉल भी। सर मैं आपके सामने माफी मांगूंगा। सर, आप मुझे अभी गूगल पे फैक्ट चेक कीजिए। नवंबर 2025 में हमने एथेनॉल इंपोर्ट कर रहा है क्या भारत? तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, ये उनका एक तथ्य है, अगर इसको कोई गलत साबित करेगा तो वहां स्टूडियो में माफी मांगने के लिए तैयार। एक एक करके बात करते हैं। अमेरिका के अंदर 113 रुपए, फ्रांस के अंदर 232 रुपीस, इटली में 212 रुपए, भारत में 94.77, पाकिस्तान के अंदर 130 रुपीस, श्रीलंका में 125 रुपीस, नेपाल में 136 रुपीस, बांग्लादेश में 109, भारत के अंदर 102। भारत एकलौता ऐसा देश है जहां कोई फ्यूल राशनिंग नहीं हुई, कोई ऑड इवन नहीं हुआ, और ये दुनिया ने कंसेंसस बनाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्राइसिस में भारत ने अपने एंड कंज्यूमर तक पेट्रोल भी पहुंचा, LPG भी पहुंचा है। उस पर मैं पुराना हो चुका है, इनका नहीं दावा चढ़ा। मैं वापस से फैक्ट पे आऊंगा। एथेनॉल इंपोर्ट हो रहा है कि? मेरी बात सुनिए, 600 करोड़ लीटर हम लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1200 करोड़ लीटर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने वाले हैं। दूसरी, ये लोग किसानों का विरोध। इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात सुनिए भैया, अभी इस वक्त 600 करोड़ लीटर हम लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं और बैठा हुआ है, ठीक है। अब एक सेकंड रुक जाइए। क्या किसान, मक्का का किसान जो है वो 1200 रुपए पर टन उसको मिल रहा था, आज की तारीख में उसको 2400 रुपए पर टन मिल रहा है। किसान को 1,60,00,000 लाख करोड़ रुपीस ज्यादा मिल चुका है। फॉरेक्स रिजर्व मेरा 1,90,000 करोड़ से कम हुआ है। तो ये देश निर्णय कर ले, देश का मिडिल क्लास, देश के किसान, और देश हित में लॉन्ग टर्म ये है कि हम हमेशा बाहर के तेल पे डिपेंडेंट रहे या हम डोमेस्टिकली भी किसान के फ्यूल से तेल को बनाए। नहीं, सवाल यह है कि ये जो परसेप्शन है, नहीं, ये जो परसेप्शन और सरकार की कही हुई बातों के आधार पर बनी हुई ये धारणा थी कि यहां पर पेट्रोल अब सस्ता मिला करेगा क्योंकि उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाएगी, ये दावा क्या धराशायी हो जाए? अभी तक तो हुआ नहीं है, होना चाहिए लॉजिकली, लेकिन अभी तक किए नहीं है। जैसे जब क्रूड का प्राइस $65 था बैरल, तभी भी हमने दाम नहीं घटाया, और अभी हमने दाम नहीं घटाया क्योंकि जब 65 से 110 तक जब मूवमेंट हुआ तो उस टाइम पे जितने सारे OMCs हैं उन्होंने अच्छे पैसे बनाए। तो ये क्या एक छलावा ही रह गया? सवाल ये है। लेकिन अब जरा अगले सवाल की तरफ, क्योंकि वक्त कम है। अगला सवाल है एथेनॉल वाले पेट्रोल का किसानों और पर्यावरण पर कैसा असर है? कैसा, ये देखिए अभी भी चल रहा है और कहा यह जा रहा है हम इसमें पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन पहले ये देखिए जरा किसानों और पर्यावरण पर कैसा असर है, ये भी देखिए जरा।
समझिए पहले इसको, एथेनॉल वाले पेट्रोल से कितना फायदा कितना नुकसान, पर्यावरण और किसानों को लेकर सरकार का दावा क्या है? 12 साल में किसानों को 1.58 लाख करोड़ की कमाई हुई है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। एथेनॉल इस्तेमाल से प्रदूषण 65% तक कम होगा, यह बात भी कही जा रही है। पानी को लेकर चिंता है। 2024 में देश के फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने आंकड़ा दिया था, 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,790 लीटर पानी का इस्तेमाल हो रहा है। तो सवाल यह है कि क्या एथेनॉल का इस्तेमाल करने से एट लार्ज कल्याण होने वाला है, किसानों का भी और पर्यावरण का भी, एक एक करके सबसे? देखिए, हम लोग बहुत टाइम से एग्रीकल्चर सोसाइटी रहे हैं और इकोनॉमी रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। जैसे आपने बोला, बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप। इस मुद्दे पर और कौन कौन बोलना चाहता है? हाथ खड़े कर लीजिए ताकि मेरे को आसानी हो। हाँ, सारे ही बोलना चाहेंगे। तो एक तो क्विकली सर, हमारे पास वक्त कम है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से ओवर रिलायंस बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा और हमें 2G जैसे पराली या ये सब है, उनको थोड़ा और, उसका जो स्केल है थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। अगर इसी पर डिपेंडेंट हो गए तो नुकसान भी हो सकता है। एक्चुअल में क्या है, इंडिया ने 1,90,000 करोड़ रुपए सेव किए, लेकिन 1,60,000 करोड़ रुपए एथेनॉल परचेज करने में खर्च किए, जो डायरेक्ट किसानों को नहीं, उन एथेनॉल फैक्ट्रीज को गया है। जबकि उसे किसानों में भी कुछ सेस जाना चाहिए ताकि उनको बेनिफिट मिले एक्चुअली। तो किसानों का भला नहीं, यहाँ फैक्ट्रीज का भला। सर नहीं, हम तो चाहेंगे कि जो भी बेनिफिट आए वो उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए। यदि हमारा पास वो नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब वो बेनिफिट और कोई लोग ले रहा है। बेनिफिट किसके पास जा रहा है? टूटू धमन साहब जी, ये तो अब बाल की खाल उखेड़ रहे हैं आप। तो सर ब्लेंडेड वाला डलवाएं ना, निश्चिंत होके, क्या करें? बिल्कुल डलवाएं, और सिर्फ जो पुरानी टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हैं उसमें को थोड़ा सा एडिटिव डाल दीजिए। एडिटिव डाल देने से बात बन जाएगी, क्या ये समाधान है? या अपने आप में ये भी समस्या हो सकती है? यहाँ कुछ हुआ क्या? लेयर बनी क्या? अभी तक कोई लेयर नहीं बनी है। अभी तक पानी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, उसको लेकर कहा यह जा रहा है। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, पानी जाएगा तो पानी दिखाई देगा। तो पानी अलग से कोई टंकी में तो डालता नहीं है। क्या पेट्रोल पंपों पर घपला हो रहा है? बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। नीर क्षीर विवेक कहा जाता है। हंस के पास ये ताकत होती है कि नीर को और क्षीर को अलग कर देता है, वो मतलब दूध और पानी को अलग कर देता है। पेट्रोल और पानी को भी अलग करने वाला विवेक किसी के पास है क्या? और क्या ये विवेक लोगों तक भी पहुंचाया जा सकेगा? आज इस सवाल के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। बहुत धन्यवाद। E20 समाधान है या टेंशन, फैसला आप कीजिएगा।